हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार आपके आईपीसीसी के टैक्सेशन की क्लास लूँगा थ्रू वीजी लर्निंग डेस्टिनेशन। आज की जो क्लास है हमारी वो एक बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। मतलब आप जब भी आप इनकम टैक्स की या आईडीटी की दो पोर्शन है आपके सिलेबस में, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है आईडीटी। जब भी आप ये क्लास शुरू करो तो उससे पहले हमें पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आज की क्लास का मोटो क्या है? दो मोटो है। एक, आप समझ लो कि मैं क्लासेस कैसे लेता हूं, और दूसरा कि जब भी आप क्लास शुरू करें तो ये सीडी, ये लेक्चर आप जरूर देखें और उसके बाद ही कोई भी क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो अभी लेक्चर तैयार किया जा रहा है ये बेसिकली इट इज बेस्ड फॉर बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट यानी अल्फाबेट समझ लो। इनकम टैक्स का ए बी सी ऐसे अल्फाबेट हम समझेंगे। इनकम टैक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या है उसके अंदर, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, सारे टर्म्स आज बेसिकली क्लियर करेंगे। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब देखिए जरा, सबसे पहले आपको मैं, ये आपको दिख रहा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन। हमारे देश में टैक्सेशन दो हिस्से में बटा है बेसिकली। एक इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा डायरेक्ट टैक्स। जानते होंगे आप इस चीजों को कि एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो हिस्से में बना हुआ है। डायरेक्ट टैक्स, अगर आपसे मैं पूछूं डायरेक्ट टैक्स का मतलब, तो सर डायरेक्ट टैक्स मतलब वही डायरेक्ट जो इंपोज कर देते हैं, जिस पर लगाते हैं उसी को पे करना पड़ता है, कुछ इस तरह की बातें आपने सुनी है। डायरेक्ट टैक्स मींस टैक्स जो लेवी किया जाए गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली उस पर। लेवी शब्द को जरा पकड़ना, डायरेक्टली लेवी किया जाए उस पर, जिससे सरकार चार्ज करना चाहती है, जिससे लेना चाहती है। जैसे आप सब जो सेल टैक्स है, सेल टैक्स सरकार किससे लेती है? सरकार आपसे नहीं लेती। आप सेल टैक्स देते हो लेकिन सरकार आपसे नहीं लेती, सरकार लेती है डीलर से। डीलर शब्द थोड़ा टेक्निकल यूज किया मैंने। डीलर यानी बिजनेसमैन, ऐसा समझो। बिजनेसमैन से सरकार लेती है क्या? सेल्स टैक्स। और सेल टैक्स बिजनेसमैन आपसे रिकवर कर लेता है, तो आप पर अल्टीमेटली चार्ज तो पड़ता है, बर्डन तो पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट आपसे नहीं वसूलती। तो जिससे लेवी किया जाए, जिससे वसूला जाए और उसी पर बर्डन पड़े, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स, आपके पिताजी कमाते हैं और सरकार आपके पिताजी से ही टैक्स वसूलती है, यह है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट आपके पिताजी पर लेवी हुआ, लेवी मतलब चार्ज हुआ। सरकार ने बोला कि चलो जी टैक्स पे करो, जिसको बोला उसी पर बर्डन आया, तो डायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स, सरकार कहती है डीलर को चलो सेल टैक्स पे करो, डीलर कहता है कि जी हां जरूर करेंगे, लेकिन हम वसूलेंगे अपने ग्राहक से, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स बन गया। ठीक है जी, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये दो हिस्से में बटा हुआ है। अभी तो हम फिलहाल इसको ही समझे। तो बेटा टैक्सेशन दो हिस्से में बटा है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एक इनकम के ऊपर लगाया जाता है, एक इनकम के ऊपर लगाया जाता है, वो है इनकम टैक्स। हाँ ये भी चल जाएगा, उसके अलावा ये भी चल जाएगा। एक इनकम के ऊपर लगाया जाता है बेटा, ये है इनकम टैक्स। अच्छा एक बात और आपको बता दूं क्लास लेते समय, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आपको नोट्स अपने साथ रखने। जब भी आप ये सीडी देखें, जब भी ये क्लास देखें, तो ये नोट्स आपको अपने साथ रखने। ये नोट्स मैं जहां भी ये सीडी दे रहा हूं, साथ में नोट्स भी दे रहा हूं। और ये वीजी लर्निंग डेस्टिनेशन, इनके जो वेबसाइट है उन पर भी ये मैंने डाल देना है। तो ये आप साथ में जरूर रखें, तभी पढ़ने का मजा आएगा। आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे लगाओगे, कुछ तो बढ़िया चीज मिलेगा पढ़ने को, इसलिए ये साथ में रखना है आपको। इनकम के ऊपर जो चार्ज होता है बेटा, बताओ बेटा क्या कहेंगे इसको? हाँ मतलब आपको बोलना है साथ में, तभी तो पढ़ोगे। इनकम के ऊपर चार्ज होता है, क्या कहेंगे? इनकम टैक्स। वेल्थ के ऊपर, वेल्थ मतलब अरे भाई ये P&L अकाउंट का प्रॉफिट है, ये P&L अकाउंट का प्रॉफिट है बेटा। और ये क्या है? ये क्या है? बैलेंस शीट का एसेट। तो बताओ वेल्थ के ऊपर जो चार्ज होता है उसे कहते हैं वेल्थ टैक्स। सर हमने वेल्थ टैक्स के बारे में कुछ न्यूज सुना था, कुछ ध्यान आता है, बिल्कुल सही सुना था। वेल्थ टैक्स हमारे देश में हुआ करता था। 2015 के बजट से गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया। वेल्थ टैक्स, गवर्नमेंट ने कहा हमें वेल्थ टैक्स अब नहीं लेना, अब वेल्थ टैक्स हम नहीं लेना चाहते। याद रखना, सरकार अगर कोई चीज माफ कर रही है तो वैसे नहीं माफ करेगी। वेल्थ टैक्स तो माफ कर दिया। पता है बेटा वेल्थ टैक्स 1% होता था, 1% जब होता था 1% होता था। सरकार ने कहा 2015 के बजट से कि वेल्थ टैक्स नहीं लेंगे हम, लेकिन इनकम टैक्स पे जो सरचार्ज लगाते हैं ना, उसका हम 2% इंक्रीज कर देंगे। तो बताइए वेल्थ टैक्स तो खत्म कर दिया,
लेकिन इनकम टैक्स में उसको साथ में कंपनसेट किया। तो जब आप ये नोट्स हाथ में रखोगे तो इसे फिल भी करना है बेटा, मेरे साथ साथ फिल करना है। इनकम के नीचे क्या लिखोगे बेटा? इनकम टैक्स। वेल्थ के नीचे क्या लिखोगे बेटा? वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स के साथ नीचे जरूर लिखना, वेल्थ टैक्स में एरो डाल के नीचे लिखो एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड मतलब बेटा खत्म कर दिया बाई फाइनेंस एक्ट 2015। तो हमारे सिलेबस में सीए फाइनल में कभी हुआ करता था वेल्थ टैक्स, अब तो वहां भी नहीं पूछा जाएगा, खत्म भी हो गया तो क्या पूछेंगे। चलिए हम डायरेक्ट टैक्स को दो हिस्से में जल्दी से बांट रहे हैं, एक इनकम टैक्स और एक वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स को बांट तो दिया लेकिन हमारे लिए यूजलेस है। तो बताइए हमारे सिलेबस का एक हिस्सा क्या बन गया? इनकम टैक्स। हम आईपीसी की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स का सिलेबस आपके लिए 50 नंबर का है, 50 मार्क्स। ठीक है जी। अब आइए इनडायरेक्ट टैक्स। बताओ इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब? सरकार लेवी, अभी सीखा था ना आपको, मैंने बताया सरकार लेवी करेगी। लेवी यानी सरकार चार्ज करेगी, चार्ज यानी सरकार बोलेगी कि सुनो लाओ टैक्स। जिसको सरकार बोलेगी यानी जिसको सरकार पकड़ेगी कि भाई तुम टैक्स दो, वो अल्टीमेटली बर्डन बियर नहीं करेगा, इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप क्लास लेने आए आईपीसी की, क्लास आपको कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? मान लीजिए वीजी लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वीजी लर्निंग प्रोवाइड करते हैं आपको क्लास। अब सरकार वीजी लर्निंग से कहेगी कि भाई आप सर्विस दे रहे हो, एजुकेशन की सर्विस, चलो निकालो फटाफट सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स वीजी लर्निंग पे कर देगा सरकार को, लेकिन यह सर्विस टैक्स का बर्डन स्टूडेंट पे शिफ्ट होगा। स्टूडेंट जब फीस देंगे 100 रुपए तो उसके ऊपर हम जोड़ लेंगे कि भाई सर्विस टैक्स भी हमें चाहिए, यह सर्विस टैक्स हमने सरकार को पे कर दिया है, तो बर्डन किसी और को भुगतना है, सरकार को कोई और जमा कराएगा, यह बनता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। जैसे आप सेल टैक्स का नाम सुना है, सर्विस टैक्स का नाम सुना है, अभी और भी नाम सुनाएंगे। मेरे हिसाब से सुनना, जरा मेरे हिसाब से सुनना, उसमें मजा आएगा, क्योंकि अब जो हमारा भविष्य आने वाला भविष्य इनडायरेक्ट टैक्स में जो है, अगर आपने इस हिसाब से पढ़ाई की जैसे मैं अभी बता रहा हूं, तब तो आपका भविष्य बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रीजन बीइंग कि आने वाला भविष्य है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताइए आपने सुना है नहीं सुना? रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज हल्ला हंगामा हो रहा है पार्लियामेंट में, क्या? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बेटा आप इनडायरेक्ट टैक्स को इस हिसाब से पढ़ो जैसे मैं बता रहा हूं। कैसे पढ़ा रहा हूं सर? एक गुड्स और दूसरा सर्विस। सर्विस के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, सर्विस के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है बेटा, उसे कहते हैं हम सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, ठीक है। अब गुड्स पर आओ। सर वो जीएसटी का क्या? अभी थोड़ा रुक तो जाओ, जीएसटी भी बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे जीएसटी आपको? जीएसटी ही तो हमारा भविष्य, जरूर बताया जाएगा, जीएसटी बताया जाएगा। लेकिन अभी इनडायरेक्ट टैक्स को मैंने दो हिस्से में बांटा, जरा शुरू से लो। तो मैंने टैक्स, हमारे इंडिया में जो टैक्स है उसे हमने दो हिस्से में बांट दिया, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स रखा, वेल्थ टैक्स को बोलकर फिर खत्म कर दिया, बेटा वेल्थ टैक्स होता नहीं, अब खत्म हो गया, सिर्फ इनकम टैक्स है। अब दूसरे हिस्से लाओ, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने दो पार्ट बनाया, एक गुड्स और एक सर्विस। आप अगर सर्विस दे रहे हो मतलब सर्विस सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस, ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे जीएसटी में। आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस, देन यू विल हैव टू पे सर्विस टैक्स। आप सप्लाई कर रहे हो सर्विस, आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब जब गुड्स की बात करें, जब आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो इसमें बड़े सारे सेक्शंस हैं, बड़े सारे ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, एक एक करके समझेंगे। गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते हो क्या? अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो गुड्स, यानी बनाते हो, गुड्स बना रहे हो, सिर्फ बनाने की प्रक्रिया के लिए लग जाएगा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी नाम तो सुना होगा, एक्साइज ड्यूटी लिखना जरा, एक्साइज ड्यूटी। यानी अगर आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड किया, बनाया, तो आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। सर एक मिनट, बनाने पर थोड़ी देंगे सर, जब हम बेचेंगे तब तो देंगे। गलत, यही तो मजा है। मैन्युफैक्चरिंग करने पर ही एक्साइज ड्यूटी लेवी हो जाएगा, सेल करने की जरूरत नहीं है बेटा। यानी अगर आपने ये गुड्स बनाया तो बनाते ही यू विल हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी, सेल करने की जरूरत नहीं है। सेल करेंगे तो सेल टैक्स दोगे। अभी रुको तो तुम, अभी रुको, ये तो तुमने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करते ही लग जाएगा एक्साइज ड्यूटी। अगर तुमने गुड्स को इंपोर्ट किया है, सपोज करो तुम्हें ये प्रोडक्ट बनाना है,
इसके लिए तुमने मशीन बाहर से इंपोर्ट की, इसके लिए तुमने रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया, तो जो तुम इंपोर्ट करोगे तो पे करना पड़ेगा तुम्हें इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। और अगर एक्सपोर्ट किया तो बनाने के बाद आपने बाहर इसे बेच दिया, देश के बाहर बेच दिया, आपने इस प्रोडक्ट को बाहर बेच दिया, तो यू विल हैव टू पे एक्सपोर्ट ड्यूटी। सर एक्सपोर्ट ड्यूटी तो हमने सुना है कि है नहीं हमारे देश में, गलत सुना है भाई, बहुत चीजें आपने गलत सुन ली है, तभी तो ये बेसिक कंसेप्ट की क्लास ले रहा हूं। जरा सोचो, अगर कुछ भी, जैसे आपसे मैं साइंस के बारे में कुछ पूछूं तो आप एक मिनट को सोचोगे कि भाई साहब साइंस मेरा एरिया नहीं है, मुझे पता नहीं है कि नहीं पता, नॉलेज है कि नहीं। किसी आम आदमी से मैं कहूं कि भाई साहब इधर सुनना, जरा एटॉमिक एनर्जी के बारे में बताना, वो कहेगा एटॉमिक एनर्जी, एटम, पता नहीं क्या कह रहे हैं, ज्यादा नहीं समझ आया। बट किसी से भी तुम रास्ते में चलते हुए पूछ लेना, आप इनकम टैक्स के बारे में बताएं, वो कहेगा लो इनकम टैक्स, जानते हैं इनकम के ऊपर टैक्स, सेल टैक्स के बारे में बताना, और सेल टैक्स, सेल के ऊपर टैक्स, यानी कुछ टैक्सेस के ऐसे लोग जानकर बैठे हुए हैं पूरे देश में। एक लेमैन भी टैक्स के बारे में 5 लाइन तो बोल ही देता है। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। दिक्कत कब है? दिक्कत तब है जब यही चीज आपके सिलेबस का पार्ट बनता है। जब आप सिलेबस को इसे पढ़ते हो तो आप वो बचपन से अब तक जो कानों में डाला है ना टैक्स के बारे में, उसके विजन से इस सिलेबस को पढ़ते हो, जो कि मैच नहीं करता। पढ़ कुछ रखा है, सुन कुछ रखा है, पढ़ोगे कुछ और, वो मैच ही नहीं करेगा। इसीलिए इस आज की क्लास को, आज के लेक्चर को मैं तैयार करवा रहा हूं, ताकि आप जब भी कभी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, जब भी आप टैक्स पढ़ो तो आपको ये बेसिक क्लैरिटी होगी, तो टैक्स पढ़ने का मजा ही कुछ और आएगा। अब जरा सुनना, एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने सुन रखा है, नहीं लगता हमारे देश में, गलत सुना है, लगता है, बहुत कम चीजों पर लगता है, अब सही है। एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत कम चीजों के एक्सपोर्ट करने पर सरकार चार्ज करती है, ऑलमोस्ट चीजों पे एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने जीरो कर रखा है। बट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी तो हमारे लिए एक ड्यूटी है, हमारे कोर्स में है भाई। एक्सपोर्ट प्रोसीजर बताइए, एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में बताइए, एक्सपोर्ट ड्यूटी किस रेट से किस दिन चार्ज होता है, ये सब पढ़ना है हमें। तो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, जरा बताना, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं बेटा, इंपोर्ट किया ना गुड्स तो इंपोर्ट ड्यूटी दिया, एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया, बताओ अगर इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, तो बताओ हम क्या नाम देंगे इसका? क्या हम इसे कस्टम्स ड्यूटी कहेंगे? बताओ। हाँ जी, इसे कस्टम ड्यूटी कहेंगे। यानी गुड्स और सर्विस दो हिस्से में बांटा है। मैं वापस वहीं से चलूंगा बेटा। सर्विस अगर आप सप्लाई कर रहे हो, यानी सप्लाई मतलब दे रहे हो, तो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बेचने की बात नहीं कर रहा मैं, बेचते समय तब देखेंगे, मैन्युफैक्चर किया तो एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा, अगर इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटी, अगर एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी। चलिए सर आगे बढ़िए, अब आप सेल पर बताइए क्या। चलो सर आप क्या बताओगे? सेल पे तो हम भी जानते हैं, सेल टैक्स लिख दो ना सर, ये लो सेल्स टैक्सेस में क्या है, आप क्या बताओगे? हमने बता दिया, लिख दो। और ये नहीं समझ आ रहा सर, नीचे दो आपने कॉलम क्यों बना रखे हैं, ये खाली जगह क्यों बना रखे हैं? ये खाली जगह क्यों बना रखे हैं, सोचने वाली बात है। चलिए जी, अभी जरा हम इसे सोचते हैं, इस खाली जगह को 1 मिनट के लिए। जरा हम यहां वापस आए, सोचें जरा। सेल्स टैक्स, बेटा ये सेल्स टैक्स कौन कलेक्ट करता है? अभी पार्लियामेंट में जो झगड़े चल रहे हैं ना, उस झगड़े को भी तो समझना है तुम्हें। तो एक बार सोचो दिमाग लगा के कि सेल टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेल टैक्स कलेक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ओहो, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। जैसे इनकम टैक्स है बेटा, इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? इनकम टैक्स कौन लेगा? किसकी खुराक है, किसके लिए रेवेन्यू है, किसके लिए आमदनी है? इनकम टैक्स कहां जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर्विस टैक्स सर कहां जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा सर, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सीधी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अरे सर सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत कुछ ले रखा है भाई साहब, पूरे देश चलाना है, रेवेन्यू तो चाहिए। और सर ये एक्साइज में झगड़े हैं भाई। जब बंटवारा हो रहा था तो एक्साइज के बारे में किस्सा है कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक्साइज ड्यूटी तो हम ही लेंगे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत है तो हम थोड़ा सा उनको भी दे देते हैं। थोड़ा सा का मतलब यह है कि जो शराब और लीकर है, शराब लीकर तो एक ही बात हो गई, जो लीकर बनाने पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाएगा, जो नारकोटिक्स, अफीम, चरस, गांजा वगैरह, सर ये सब तो इलीगल है। ओ भाई, लीगल हो या इलीगल, टैक्स है। अगर आप गांजा अफीम बेचते हो तो मान लिया 2 मिनट को तुमने इलीगल काम किया, लेकिन बेच रहे हो, सेल टैक्स लग जाएगा। कमा रहे हो, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इलीगल काम कर रहे हो तो भाई जेल यात्रा होगी, वो तो दूसरी बात हो गई।
आप जेल यात्रा को इनकम टैक्स से मर्ज क्यों कर रहे हो? जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको जेल होगी, जेल यात्रा होगी, पुलिस कार्रवाई होगी, लेकिन इनकम टैक्स नहीं छोड़ता। सपोज करो आपने स्मगलिंग किया, आपने बेईमानी की, गलत काम किया, गैर कानूनी धंधे किए और पैसा कमाया, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने गैर कानूनी काम किया है, तो टैक्स तो बनेगा नहीं। कैसे नहीं बनेगा भाई साहब? टैक्स तो देना पड़ेगा। गैर कानूनी काम में बस इतना है कि टैक्स के साथ पेनल्टी वगैरह भी लग जाएगा, थोड़ी और मोटी खिंचाई हो जाएगी, लेकिन टैक्स नहीं छोड़ सकते। तो चरस गांजा वगैरह अगर कोई बनाता है, शराब बनाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस शराब पर, नारकोटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करेगी, और बाकी जितने भी एक्साइज ड्यूटी हैं, जैसे आपने पेन बनाया, इस पे एक्साइज ड्यूटी कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। कपड़े बनाए, एक्साइज ड्यूटी कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग आपको चारों तरफ दिख रही है, एसी बनाया, फ्रिज बनाया, टीवी बनाया, सब पर कौन लेगा एक्साइज ड्यूटी? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस पर स्टेट गवर्नमेंट किस पे स्टेट गवर्नमेंट लेती है एक्साइज ड्यूटी? बताइए। एक, शराब पर, लीकअप पर। दूसरा, नारकोटिक्स वगैरह, नारकोटिक्स नशीली पदार्थ, नशीली चीजें, इनको बनाने पर स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि वो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर ले। ठीक है, चलिए अभी हम तो सेल टैक्स के ऊपर आ रहे हैं, ये सब तो मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूं। अच्छा, एक और बात आपके मन में आ रहा होगा कि सर फटाफट बोले जा रहे हैं और हम तो कुछ नोट कर नहीं पा रहे, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम भी नोट कर लेते तो मजा आ जाता ना। जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप फिर से हम करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। जब आप पढ़ाई शुरू करोगे, प्रॉपर क्लास शुरू करोगे, तो ये सारी चीजें करेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, और बुक में भी नोटेड है। तो अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी जरा आनंद लीजिए। बस इतना टेंशन लेना है, जब मैं कहूं नोट करो तब नोट करना, अभी फिलहाल नोट नहीं करना। आपने ये वाली चीज नोट की, ये नोट करवाया था आपको, ठीक है। इसके बाद अभी यहां देखिए, सेल टैक्स के बड़े मजेदार किस्से हैं। सेल टैक्स राज्य सरकार वसूलती है। जी हां, राज्य सरकार, हर राज्य की सरकार। दिक्कत आई 1950 में, एक झगड़ा शुरू हुआ। क्या झगड़ा शुरू हुआ? भाई साहब, ये एक राज्य है, राज्य का नाम है ए, एक दूसरा राज्य है, इसका नाम है बी, एक तीसरा राज्य बना लेते हैं, इसका नाम है सी। देखिए, राज्य का हम नाम ना लेके एबीसी बना लिया हमने, ठीक है। यहां पर एक सेलर साहब बैठे हुए हैं, सामान बेचने वाले दुकानदार। यहां से एक बायर सेलर के पास आता है, यानी कि पंजाब से दिल्ली, चलिए हमने नाम ही ले लिया, ये पंजाब ले लेते हैं और ये ले लेते हैं दिल्ली, ठीक है। तो पंजाब से मिस्टर राम मेरे पास, अच्छा ये मैं अपनी शक्ल बना रहा हूं, मैं आ गया। पंजाब से राम मेरे पास आता है और कहता है साहब हमें माल खरीदना है। दिल्ली आता है मेरे पास, यहीं पे माल खरीदना है तुम्हारे पास? मैंने कहा बहुत सारे। बोलो कितने गुड्स चाहिए? उन्होंने कहा चाहिए जी 10,000 यूनिट चाहिए। मैंने कहा बस 10,000 यूनिट ये पड़े, उठाओ और जाओ। राम ने कहा थोड़ी तमीज तो होनी चाहिए आप में, ऐसे कोई उठाकर जाओ मतलब बोलता है क्या? आपको एड्रेस पूछना चाहिए, खुद पहुंचाना चाहिए, कोई होम डिलीवरी का कंसेप्ट भी है कि नहीं? मैंने कहा अच्छा, तुम्हें पहुंचवाना है क्या? ठीक है, तो एड्रेस लिखवाओ भाई, एड्रेस लिखवाओ। राम ने कहा हाँ लिखिए एड्रेस, मैं पंजाब से आया हूं। मैंने कहा पंजाब से आया, बताया क्यों नहीं? अच्छा, तो पंजाब माल भिजवाना पड़ेगा। राम ने कहा नहीं, पंजाब नहीं भिजवाना पड़ेगा, राजस्थान भिजवाना पड़ेगा। है राजस्थान? ये कहां से बीच में आ गया? नहीं, ये बीच में नहीं आया, राजस्थान मेरा ब्रांच वहीं पर है। तो ये जो सामान मैं आपका खरीद रहा हूं, ये राजस्थान ब्रांच के लिए खरीद रहा हूं। चलो जो भी है, पैसे दो और एड्रेस लिखवाओ। राजस्थान में कहाँ? जयपुर। अच्छा, जयपुर में कहाँ? अच्छा, ये एड्रेस। ओके, ठीक है साहब, पहुंच जाएगा। 5 दिन लगेंगे, पहुंच जाएगा, ये सामान पहुंच जाएगा, पैसे मैंने ले लिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, यहां पर सेल हुआ है क्या? हाँ, राम आया और मुझसे सामान खरीद कर ले गया, सेल ही तो हुआ, मैंने सेल किया, ठीक है, अच्छी बात। राम यानी परचेजर यानी बायर, वो कहां है? पंजाब। सेलर कहां है? दिल्ली। और सामान कहां डिलीवर हुआ? राजस्थान। प्रश्न ये उठा 1950 में ये झगड़े हुए कि भाई साहब इस सेल पर सेल टैक्स कौन सी राज्य सरकार लेगी? क्योंकि सेल टैक्स तो राज्य सरकार लेती है ना, सेंट्रल नहीं लेती। तो कौन से राज्य सरकार इस पे सेल टैक्स लेगी? झगड़ा हो गया, और झगड़ा तीनों ने मिलकर सुलझाया। देखिए कितने प्यार से सुलझाते हैं तीनों मिलके। पंजाब ने कहा कि देख भाई, दिल्ली से, पंजाब सरकार ने कहा दिल्ली से कि देख भाई तुम्हारा क्या हिसाब है मुझे नहीं पता, हमारे तो
सेल टैक्स में नियम है, ये देखो सेल टैक्स एक्ट है जी, इसमें नियम है कि बायर यहां तो यहीं फिर सेल टैक्स लगेगा, हम तो लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तो आपका अपना लॉ है, आप समझिए, बट दिल्ली में लॉ ये है कि सेलर यहां तो यहीं लगेगा, हम लगा रहे हैं। और राजस्थान ने कहा कि भाई साहब तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, माल तो हमारे पास आएगा, हम आने ही नहीं देंगे जब तक सेल टैक्स नहीं आप पे करोगे। तीनों सरकार ने उस पर सेल टैक्स लगा दिया। बताइए, एक सेल पर अगर 3 राज्य टूट पड़े सेल टैक्स लगाने के लिए, तो गुड्स महंगे होंगे नहीं होंगे? गुड्स महंगे हो गए। इस महंगे गुड्स होने के बाद झगड़े को निपटाने के लिए 1956 में हमारे पास एक्ट बना, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट। सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसको हम कहते हैं सीएसटी। जरा सुनना, अभी सीएसटी का बड़ा बेहतरीन रोल है। अभी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ रहा है ना, उसमें भी बड़ा टाइट हिसाब है इसका भी, सेंट्रल सेल टैक्स का। ध्यान से समझना इसको। सेंट्रल सेल्स टैक्स 1956 में आया। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जरा मैं उस कंफ्यूजन को पहले क्लियर कर दूं आपके लिए। कंफ्यूजन ये होता है कि सेंट्रल सेल टैक्स मींस द सेल टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत। सेंट्रल सेल टैक्स मींस द सेल टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत। सेल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले कैसे सकती है? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। अभी जो झगड़े चल रहे हैं ना, इसी के तो झगड़े हैं, क्योंकि जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आएगा तो उसमें सेल टैक्स भी मर्ज हो गया। अब ये सेल टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? इसी के झगड़े तो निपटा रहे हैं लोग। सेल टैक्स राज्य सरकार के अलावा कोई कलेक्ट कर ही नहीं सकता जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना आ जाए। यहां तक ठीक है? तो बताइए, अगर मैं आपसे यह कहूं कि सीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बताइए बकवास आंसर है कि नहीं? बिल्कुल बकवास आंसर है। तो फिर ये सेंट्रल शब्द क्यों है सर? सेंट्रल सेल टैक्स में सेंट्रल शब्द से किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है। कोई भी ये सोच सकता है कि सेंट्रल मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट, द अथॉरिटी विच इज हु कलेक्ट द टैक्स। नहीं, ऐसा है नहीं। सुनिएगा, सीएसटी इज लेविड बाय सीएसटी एक्ट 1956। लेविड मतलब लागू किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, यानी नियम सेल टैक्स के कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी नियम, लेकिन कलेक्शन तो स्टेट गवर्नमेंट को ही देगी। कंफ्यूज हो रहे हैं सर हम, कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही। क्लियरिटी 2 मिनट दीजिएगा तो आएगी। देखिए साहब, सेल अगर राज्य के अंदर हुआ, क्या बोलेंगे हम? विद इन स्टेट। क्या बोलेंगे हम? विद इन स्टेट। सेल विद इन स्टेट, यानी कि दिल्ली में ही सेल हुआ, यहीं से गुड्स चला और यहीं पर पहुंच गया। मैंने यहां से भेजा, मान लीजिए मैं यहां दिल्ली में करोल बाग के इलाके में यहां बिजनेस करता हूं, दिल्ली में एक और इलाका है लक्ष्मी नगर, यहां से माल मैंने भेजा, लक्ष्मी नगर पहुंच गया। ये जो सेल है ये दिल्ली के अंदर है, इसे कहते हैं विद इन स्टेट। इसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। सर ये हम लिख सकते हैं क्या? हां, ये लिख सकते हैं। ये वाला हिस्सा लिखो, ये वाला सेल का एक हिस्सा, वो सेल जो राज्य के अंदर हो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल, विद इन स्टेट सेल। ठीक है? इस सेल पर सेल्स टैक्स कौन सा राज्य लेगा? कौन सा सेल टैक्स लेगा? इस पर हम लेते हैं लोकल सेल टैक्स। इसे हम कहते हैं लोकल सेल्स टैक्स। आपने नाम सुना होगा वैट। हां सर, वैट का तो नाम सुना है, करेक्ट। वैट इज लोकल सेल टैक्स। लोकल सेल टैक्स विच इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट। और बेटा अगर सेल हुआ है एक राज्य से दूसरे राज्य को, एक राज्य से गुड्स चला और दूसरे राज्य में जाकर पहुंच गया, जैसे मैंने अभी दिल्ली से राजस्थान बेचा था,
पंजाब नहीं, पंजाब से तो बाहर आया था, मैंने जो गुड्स भेजा वो दिल्ली से राजस्थान गया, इसे कहेंगे इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सेल। क्या कहेंगे? इंटर। अच्छा भाई साहब ऐसा है, फेस टू फेस पढ़ाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि टीचर बोल रहा है और हमें साथ में बोलना चाहिए, लेकिन जो ये रिकॉर्डेड बैच है, अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है, उसमें आप सिर्फ प्रवचन सुनते हैं, है ना, रिलीजियस स्पीच, प्रवचन, बस यही दिक्कत है बेटा। अगर तुमने इस क्लास को इंटरेक्टिव लिया, टीचर सामने है नहीं है, कैसे नहीं है, यहां तो है सामने, टीचर सामने है ऐसा मानना है, इंटरेक्टिव, अगर आपने इंटरेक्टिव क्लास लिया तो क्लास का आउटपुट बहुत बढ़िया जाएगा। तो सर कैसे हम ले? ऐसे जैसे मैंने बोला कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सेल हो तो इसे कहते हैं इंटर स्टेट सेल। मैंने बोला, आपने बोला, तो आप भी बोलिए ना, इंटर स्टेट सेल। सेल दो पार्ट के हो गए ना, एक राज्य के अंदर अंदर इंट्रा। सर हम बोलेंगे कोई सुन तो रहा नहीं है क्या? तो तुम तो सुन रहे हो, तुम तो बोल लो, क्या बोलेंगे इसे? राज्य के अंदर हुआ इंट्रा, राज्य के बाहर एक राज्य से दूसरे राज्य को इन्वॉल्व कर लिया, क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सेल। बेटा ये जो इंटर स्टेट सेल है, इसमें कौन सा राज्य सेल टैक्स लेगा, इसके झगड़े को निपटाने के लिए सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में लिखा गया है नियम कानून। इस एक्ट का यह मतलब नहीं है कि सेंट्रल सेल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल सेल टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी। कौन सा स्टेट लेगा, इस झगड़े के निपटारे के लिए यह छोटा सा एक्ट बना है, तुम्हारे कोर्स में पढ़ना है। छोटा सा एक्ट है, काफी छोटा है, मुश्किल से 1 या 2 क्लास में यह खत्म हो जाता है। सीएसटी एक्ट 1956, तो इस पे लिया जाता है बेटा सीएसटी। कौन कलेक्ट करता है सर सीएसटी? हाँ ये तो पढ़ाऊंगा मैं जब एक्ट पढ़ाऊंगा, अभी क्यों पूछ रहे हो? नहीं सर मतलब अभी झगड़े हुए ना, तो हम सोच रहे हैं झगड़े का निपटारा क्या होगा। राम तो पंजाब से आया था, हाँ, आप सर दिल्ली में बेचने वाले बैठे हुए थे, हाँ, और माल आपने भेज दिया राजस्थान में, हाँ, तो कौन सा राज्य सर, कौन सा राज्य? तुम गैस करो। सर हमें तो, हाँ कोशिश करो। तुम जो सही गैस कर रहे हो वही लॉ है। लॉ बस इसलिए लिखा गया कि कोई स्टेट इस पर झगड़ा ना करे। लॉ में लिखा है वो राज्य सीएसटी कलेक्ट करेगा जहां से गुड्स का मूवमेंट शुरू हुआ। वो राज्य सीएसटी कलेक्ट करेगा जहां से गुड्स का मूवमेंट शुरू हुआ। जब मैंने माल बेचा तो गुड्स कहां से चला? कहां से चला सर? गुड्स कोई पैर है चलेगा, और क्या ऐसे इमेजिन करना है, तभी तो आंसर क्लियर आएगा। गुड्स कहां से चला? सर वो दिल्ली से चला। हाँ, तो दिल्ली सरकार ऑथराइज है सीएसटी कलेक्ट करने के लिए हमारे इस झगड़े के लिए, ना राजस्थान और ना पंजाब। समझे कि नहीं? समझ गए? समझ गए? सच में समझ गए क्या? देखो जब सीएसटी पढ़ेंगे तब तो खूब इसमें आनंद ही आनंद है, मजे ही मजे लेंगे। बड़े सारे झगड़े तुम्हारे सामने रखूंगा, बोलूंगा बताओ कौन सी सरकार। लेकिन अभी भी पहली क्लास में भी क्या एक छोटा सा मजा लिया जा सकता है इसके ऊपर, ट्राई करें। तो मेरा अगला प्रश्न बताना क्या, अगला प्रश्न बताना क्या कि कौन सी राज्य सरकार इस पे सेंट्रल सेल टैक्स लेगी। ठीक है, अच्छा बताना। फिर से कहानी वही दोहराते हैं। राम आया, बताइए तुम्हें कहां से आया? पंजाब से। हाँ जी, तो राम पंजाब से आया। भाई साहब क्या चाहिए? माल चाहिए। ठीक है, माल चाहिए। ठीक है, अरे पहचान गए, पंजाब, पंजाब के हो ना तुम? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पंजाब ठीक है। कहाँ चाहिए माल? राजस्थान में चाहिए ना? कह रहे नहीं नहीं राजस्थान में नहीं चाहिए भाई, इस बार राजस्थान में नहीं चाहिए। फिर मध्य प्रदेश। ओहो, वहां भी ब्रांच खोल लिया? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का एड्रेस लिखवाओ, भिजवाता हूं। राम ने कहा पहले माल तो चेक कराइए, हो सकता है आपका माल बेकार हो, हम ले ही ना, माल चेक कराइए। मैंने कहा साहब माल चेक नहीं करा सकता, दिल्ली में है ही नहीं, माल तो राजस्थान में पड़ा है। मैंने भी ब्रांच खोल लिया वहां राजस्थान में, पता है आपको? राजस्थान में यहां ब्रांच खोला है अभी जयपुर में। हाँ, तो जो हमारा गुड्स है ना वो तो जयपुर में पड़ा हुआ है मेरे ब्रांच में। मैं फोन करूंगा जयपुर ब्रांच को कि भाई साहब मध्य प्रदेश का एक एड्रेस नोट कीजिए और वहां पर यह माल डिलीवर कराइए। कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन गया, जरा सोचो। राम आया है कहां से? दिल्ली से, पंजाब से। मैं कहां हूं? दिल्ली में। राम को माल चाहिए, कहां चाहिए भाई साहब? मध्य प्रदेश चाहिए। और मैंने ये जो माल भेजा राम को मध्य प्रदेश, वो कहां से भेजा? वो राजस्थान से भेजा। बताइए क्या यहां 2 राज्य इन्वॉल्व है? हां है। तो ये क्या बना, इंट्रा या इंटर? बोलिए, कोशिश तो कीजिए। इंटर, ठीक है।
इंटर स्टेट सेल पर क्या लोकल सेल टैक्स यानी वैट ऐसा चार्ज होगा? नहीं सर नहीं, इस पे तो सीएसटी चार्ज होगा। करेक्ट। अब बताइए सीएसटी कौन सी सरकार लेगी? जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। करेक्ट। कौन सी सरकार? राजस्थान। राजस्थान सीएसटी कलेक्ट करेगा जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आपको बस मैंने ये बताया। क्या बताया? यहां पर लिख लिया आपने सीएसटी, इतना कॉपी कर लिया ना, कुछ यहां भी कॉपी करना है। अभी तो बस आपको मैंने इतना बताया कि ये जो सेल ऑफ गुड्स है, ये जो सेल ऑफ गुड्स है, इसमें हम दो हिस्से करेंगे। एक इंट्रा स्टेट सेल, क्या लिखेंगे हम? विद इन स्टेट सेल, आपको भी नोट करना है साथ में, विद इन स्टेट। चलो जल्दी से बताओ इसके ऊपर क्या लेवी करेंगे? अभी हमने डिस्कस किया, जल्दी बताओ इसके ऊपर क्या लेवी करेंगे? लोकल सेल टैक्स, लोकल सेल्स टैक्स। चलो बताओ लोकल सेल टैक्स को किस नाम से जाना जाता है आजकल? वैट। सर वैट क्या चीज है? पढ़ेंगे हमारे कोर्स में भाई, अभी तो पढ़ेंगे, अभी तो बस थोड़ा एक इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। और अगर आपने एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल कर दिया तो इसको क्या कहेंगे? इंटर स्टेट सेल। बताइए, इंटर स्टेट सेल मतलब सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अच्छा बताओ इस पर क्या चार्ज होगा? सीएसटी। इस पर क्या चार्ज होगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये चार्ज होगा। ठीक है, ओके। दोनों मिला के ये दोनों चीजें क्या है? सेल टैक्स है। अब जरा देखो तुम्हारे सिलेबस को कैसे ड्रॉ किया गया है, नोट कर लिया यहां तक? तुम्हारे सिलेबस को कैसे ड्रॉ किया गया है देखना। इनकम टैक्स, $50 मार्क्स, और इनडायरेक्ट टैक्स, $50 मार्क्स। प्रपोजल है कि इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा कम और इनकम टैक्स को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। जब होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी, अब तो समझ गए मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता है भाई। कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्टर एक्सपोर्टर को देना पड़ता है। वैट, लोकल सेल टैक्स विद इन स्टेट है ना, और सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसके साथ थोड़ी दूरी बनाकर लिखना, थोड़ी दूरी बनाकर लिखना, नीचे डबल एरो डाल के नीचे सर्विस टैक्स। ये पूरा का पूरा 50 नंबर का है बेटा, पूरा बेटा ये 50 नंबर का है, पूरा का पूरा 50 नंबर का है। लेकिन देखिए आपके इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर जो सेग्रीगेशन है वो नहीं किया है कि कहां से कितना आएगा, वो उनकी मर्जी है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलाकर 50 है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम वो है, मोस्टली क्वेश्चन यहां से आता है 25 मार्क्स। आई रिपीट कि ये मैंने अपने तरफ से कहा है, इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये सर्विस टैक्स 25 नंबर तक का वेटेज रखता है और बाकी के जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो 25 नंबर के वेटेज रखते हैं। आपको मॉड्यूल जो मेरी तरफ से मिलेगा वो 3 मॉड्यूल मिलेगा, 3। एक इनकम टैक्स के 2 मॉड्यूल मिलेंगे। इनकम टैक्स 50 नंबर का जरूर है लेकिन इसके सिलेबस काफी बड़े हैं, तो इसके 2 मॉड्यूल मिलेंगे आपको, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, और इसके इनडायरेक्ट टैक्स के इसके 1 मॉड्यूल मिलेंगे आपको, मॉड्यूल सी। टोटल हम लगभग 60 क्लासेस में अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है,
बहुत डिटेल में प्रॉपरली। पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा, समझ में आए वो तो होगा। बाकी एक और बात भी तो है कि भाई पढ़ाई तो एक तरह से बोरियत जैसी चीज है, बचपन से हम भागते आ रहे हैं पढ़ाई से, है ना। आज मैं इस तरफ खड़ा हो गया टीचर, आप स्टूडेंट, लेकिन कभी मैं आपकी जगह भी तो बैठा हुआ था। पढ़ाई से तो भागते ही है, लेकिन पढ़ने में क्या मजा भी आ सकता है। अच्छा बताओ, अभी तक हमने मुश्किल से हाफ एन आवर की क्लास ली, थोड़ा सा मजा आया ना, तो आगे और भी ज्यादा मजा आएगा। ये जो टेक्स्ट है ना बेटा, अगर आपने इसको बेसिकली पढ़ा, एकदम बेसिक कंसेप्ट पे पढ़ा, फंडामेंटली इसको स्ट्रॉन्ग करके पढ़ा, तो मजा ही मजा आएगा, बहुत मजा आएगा डिटेल में। तो इसको हम, एक तो अच्छा भी लगे हमें, पढ़ के ही मजा आने लगे, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल इसके साथ कनेक्टिविटी है, यानी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, किताबी चीज नहीं, वो जो आपके पिताजी पर लेवी होना है। आपके पिताजी कल को इनकम टैक्स पे करेंगे, वो टैक्स की सेविंग चाहेंगे, वो आप बताओगे। यानी कल जब आप प्रोफेशनल बन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होगे कि हाँ मैं प्रोफेशनल हूं और हम यहां पर वर्क कर रहे हैं, हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कहीं पर हम जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी निखर के आनी चाहिए अगर आपका बेस अच्छा है तो। और बेस आईपीसीसी है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, अच्छे से, सिंसियरिटी से करना है, ठीक है। ये तो सिलेबस का थोड़ा सा हिस्सा हुआ। अच्छा, इसके बाद हमने इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा डिटेल में अभी डिस्कस किया ना बेटा, यहां पे देखना, इनडायरेक्ट टैक्स डिटेल में डिस्कस किया। अब की जो बची हुई क्लास है वो हम इनकम टैक्स का बेसिक फंडामेंटल क्लियर करेंगे। इनकम टैक्स का बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा, ठीक है। आओ इनकम टैक्स के बेसिक फंडामेंटल पर आते हैं। थोड़ा सा अभी हमने इनडायरेक्ट टैक्स डिटेल में डिस्कस कर लिया थोड़ा सा, और अब हम इनकम टैक्स को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि फंडामेंटल आपका क्लियर हो। हेडिंग बनाइए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ओके। इनकम टैक्स का मतलब क्या है, एक लेमैन से पूछो, वो कहेगा इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स। बिल्कुल ठीक, एक इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स है, यही तो होना चाहिए। क्या मैं इसी चीज को लिख सकता हूं, लिखूं? अच्छा, इनकम टैक्स का मतलब लिखता हूं मैं, इनकम टैक्स इज द टैक्स which is levied on income earned by person. Income tax is the tax which is levied on income earned by person, ठीक है, ओके। यही है ना इनकम टैक्स का मतलब बेटा, बताना तो जरा सोच के, क्या है मतलब? टैक्स, वो टैक्स जो कि इनकम अर्न के ऊपर लेवी होता है, जो आपने पैसा कमाया, हिंदी में अनुवाद कर ले, जो आपने पैसा कमाया उस कमाने के ऊपर जो टैक्स दिया वो इनकम टैक्स है, यही तो। सुनना एक मिनट, अगर यही इनकम टैक्स है, ये क्या किया सर आपने, यही इनकम टैक्स है तो पढ़ने की क्या जरूरत है? मतलब सर पढ़ाई ना करें? अरे बेवकूफ, सोचो, जो तुम कमाओगे क्या तुम्हें पता नहीं होगा? हां, हम जो कमाएंगे हमें पता होगा, और उसी पता पर अगर टैक्स लगाना इनकम टैक्स है तो 50 नंबर और ये इतने लेक्चर की जरूरत क्या है? हर कोई कितना कमाता है उसको पता नहीं क्या? हाँ सर पता है कितना कमाता है, और उसी पर अगर टैक्स देना इनकम टैक्स है तो पढ़ने की क्या जरूरत? सर कुछ समझ नहीं रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो क्लियर करता हूं। हमारे मन में सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में यही ख्याल आता है कि जो हम कमाते हैं उस पर ही टैक्स देने को इनकम टैक्स कहते हैं। वो गलत है। सोचिए जरा, आपके पास एक मकान है, ठीक है, मकान से आपको आता है किराया, रेंट आप कमाते हो 10,000 पर मंथ, ये अर्निंग है आपकी। बता सकते हो तुम्हारी रियल इनकम कितनी है? रियल इनकम तुम्हारी कितनी हो गई? सर रियल इनकम हो गई 10,000। अरे भाई सोचो जरा, हम ईयरली इनकम पे टैक्स देंगे या मंथली इनकम पे? ईयरली इनकम पे, तो ईयरली जोड़ के बताना, 10,000 क्यों बोल रहा है? ईयरली कितना? सर ईयरली हो गया जी 1,20,000, करेक्ट।
योर रियल इनकम इज 1,20,000 बट you will not have to pay tax on 1,20,000. You will have to pay tax. You will have to pay tax on कुछ और, लेकिन 1,20,000 नहीं। 1,20,000 आपकी रियल इनकम है। आप टैक्सेबल इनकम पर टैक्स दोगे, इस पर टैक्स देना है आपको। और सर ये कैसे आएगा? बेटा ये कैसे आएगा, इसमें लगेंगे 4 क्लास। ये जो मकान वाली बात कही ना, इस मकान की रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करने में 4 क्लास लगेंगे। अच्छा, तो 4 क्लास में हम सीखेंगे कि 1,20,000 पे टैक्स नहीं देना, किसी और पे टैक्स देना है। और वो कितना अमाउंट होगा? हां जी, वो कितना अमाउंट होगा? 4 क्लास इसमें लगनी है। जरा सोचो, तुम जॉब करते हो, कितना कमाते हो भाई? मतलब मैंने अज्यूम किया और तुम्हें ऐसे जवाब देना, कितना कमाते हो भाई? 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ। मान लीजिए ये है, अरे भाई तुम कहां गए, इधर आओ। हाँ, मान लीजिए ये है आप, और आप करते हैं जॉब, और जॉब से कमाते हैं 30,000 रुपए पर मंथ। अब जरा बताइए आपकी रियल इनकम कितनी है? रियल इनकम पूरे साल की 3,60,000। अरे भाई यही तो है, 360 ही तो है। बट 3,60,000 पे आप टैक्स पे नहीं करेंगे। कितने पर सर हम टैक्स पे करेंगे? इसे पता लगाने में 6 क्लास लगेंगे, 6 लेक्चर्स, 6 क्लास लगेंगे, तब सीख पाओगे कि 3,60,000 पे टैक्स नहीं देना, फिर कितने पे देना है वो सीखना है। कुछ कुछ समझ आ रहा है कि हमारा सिलेबस किस चीज को सिखाएगा? हां जी, सिखाएगा हाउ टू कन्वर्ट माई रियल इनकम इनटू टैक्सेबल इनकम ऑन विच आई विल हैव टू पे टैक्स। तो बताइए, इनकम टैक्स मीन्स the tax which is levied on income earned। अब बोलिए क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स मीन्स द टैक्स विच इज लेविड ऑन टैक्सेबल इनकम, रियल इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, चलिए आपके पास ये नोट्स होंगे, ये वाले नोट्स आपके पास ये वाले नोट्स होंगे। तो इस नोट्स में मैंने लिखा हुआ है इनकम टैक्स की परिभाषा, जानबूझ के गलत लिखा हुआ है ताकि आप थोड़े यहां कंफ्यूज हो, फिर कंफ्यूजन के बाद आपके अंदर अच्छी सी क्लैरिटी आ जाए, बेहतरीन क्लैरिटी। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इनकम टैक्स इज टैक्स विच इज लेविड ऑन इनकम अर्न बाई पर्सन। काटिए ना साहब, इंतजार किसका कर रहे हैं? काटिए, ये तो बकवास है। और इसकी जगह पर क्या लिखिएगा? टैक्स विच इज levied on taxable income। जी, अब मैं नोट्स के एक एक पॉइंट को डील करूंगा और आप इस पॉइंट को नोट्स के अंदर ही जो खाली जगह है वहां पर लिखेंगे। ठीक है, चाहो तो नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, पहला है रियल इनकम, दूसरा है टैक्सेबल इनकम, तीसरा पता नहीं है क्या लिखा हुआ है ना, एक एक करके समझेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 डालकर। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोटबुक तो है, पेन तो है, निकालिए और नोट करना शुरू कीजिए। जी हाँ, हमें सब कुछ नोट कराना है। आज तो आपको वो पढ़ाकर भेजूं कि आप चाहे कभी भी जिंदगी में टैक्स पढ़ें, मजा आ जाए आपको, कभी भी पढ़े मजा आ जाए। ऐसे ऐसे शब्द, एक एक वर्ड की क्लैरिटी हो, तब पता चले कि ये टैक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। आइएगा जरा, रियल इनकम। पहले बताइए रियल इनकम किसको कहते हैं? पहले नंबर पे लिखिए रियल इनकम। इनकम विच इज एक्चुअली अर्न। इसे हम कह सकते हैं वास्तविक इनकम। हां जी, वास्तविक इनकम। और पक्की बात बताओ, इस पर हम टैक्स देते हैं क्या? बताओ पक्की बात, इस पर हम टैक्स नहीं देते, इस पर टैक्स नहीं देते। फिर किस पर टैक्स देते हैं? अरे अभी तो सीखा तुमने, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देते हैं। अच्छा चलो दूसरा नंबर लिखो, टैक्सेबल इनकम। वो इनकम जिस पर टैक्स
लगाया जाता है। वो इनकम जिस पर टैक्स लगाया जाता है वो है टैक्सेबल इनकम, इनकम ऑन विच टैक्स इज लेविड, टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। देखो कहां से चले थे, टैक्स हमारे इंडिया में दो हिस्सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स लिख के काट दिया क्योंकि अब है ही नहीं, इनकम टैक्स बच गया, उसे अब शुरू किया परिणाम ने। इधर आइए इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विस। सर आप कह रहे थे ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कुछ बताओगे, जरूर बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्लास के अंत में जरूर बताऊंगा। भूल गए तो फिर जब हम मिलेंगे तब बताऊंगा, ठीक है, नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है वो देखेंगे हम। पहले अपने हिसाब से पढ़ ले, हमने गुड्स अलग किया, सर्विस अलग किया। सर्विस सप्लाई करता हूं, सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। गुड्स सप्लाई करता हूं, देखना पड़ेगा क्या मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, हाँ एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, अगर हमने बाहर से माल खरीदा, इंपोर्ट ड्यूटी दिया, फिर उसे बनाया, एक्साइज ड्यूटी दिया, फिर उसे बेचा, सेल टैक्स दिया, फिर पैसे कमाए, इनकम टैक्स दिया, इतना टैक्स ज्यादा है। मैं भी कहता हूं ज्यादा है, तभी तो सरकार चाहती है कि एक ही टैक्स दे दो, जीएसटी, और बाकी सब टैक्स से मुक्त कर दूं। सर इनकम टैक्स भी नहीं, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला तो चलता रहेगा। समझे नहीं सर, फिर से इस कहानी को दोहराऊं ना, मैंने रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाया, कस्टम ड्यूटी दी, बनाया, एक्साइज ड्यूटी दिया, बेचा, सेल टैक्स दिया, कमाया, भाई बेचकर पैसे कमाएंगे ना, इनकम कमाएंगे, इनकम टैक्स दिया, वो इनकम टैक्स रहेगा, कस्टम ड्यूटी रहेगी, बाकी सबको मर्ज करके हम इकट्ठा कर देंगे, उसे कहेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। देखा, लास्ट की जरूरत ही नहीं, अभी थोड़ा बता दिया, देखेंगे आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए यहां आइए, तो अब इनकम टैक्स को हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं डिटेल में। क्या पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में? हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी भाई साहब, गलतफहमी निकाल दो। इनकम जो आप कमाते हो, अगर उसी पर टैक्स देने को इनकम टैक्स कहते हैं तो लेक्चर लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम कमाते हो तुम्हें तो पता ही है, तो उसी पर टैक्स देना इनकम टैक्स है, फिर तो पढ़ने की क्या जरूरत। सर क्यों नहीं जरूरत है पढ़ने की, इनकम टैक्स कितना आएगा ये तो पढ़ना पड़ेगा ना। अरे नहीं 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 नहीं, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, इट विल टेक जस्ट 1 hour. I promise to you, how to calculate tax, it will take just 1 hour. 1 hour matter. And how to calculate the income on which tax is to be levied, it will take whole syllabus. पूरा सिलेबस ले जाएगा कि वो इनकम कैसे निकाला जाए जिस पर टैक्स निकालना है। टैक्स कैसे निकालना है 1 घंटे में एक्सपर्ट बना दूंगा। हाँ, पहली क्लास, जब भी आप पहली क्लास में आओगे ना, पहली क्लास में हम टैक्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स कितना होगा, कैसे निकाला जाए, 1 घंटे में बिल्कुल परफेक्ट। इनकम कैसे निकालना है उसमें पूरा सिलेबस लग जाता है। अच्छा, तो ठीक है भाई साहब, रियल इनकम पे टैक्स नहीं देना, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देना है। अब एक बात बताओ, टीचर की समस्या सुनो। टीचर की समस्या, टीचर की समस्या से हमें क्या मतलब? मतलब है ना, मतलब है, अभी मतलब निकलेगा। टीचर की एक समस्या है। टीचर कहते हैं हम लोग टीचर कि भाई कभी कभी हम जो पढ़ाते हैं वो बच्चे को समझ आ जाता है। हाँ ठीक है सर, कभी कभी जो हम पढ़ाते हैं वो नहीं समझ आता, ये भी बात ठीक है। कभी कभी कुछ अजीब होता है, हम जो नहीं पढ़ाते हैं वो भी समझ में आ जाता है। नहीं सर ऐसे मतलब आप जो नहीं पढ़ाओगे वो कैसे हमें समझ में आएगा? अच्छा चलो बताओ, नीचे देखना, रियल इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। क्या ऐसा मैंने आपको पढ़ाया? सच बताओ ईमानदारी से, मैंने ऐसा पढ़ाया कि रियल इनकम ज्यादा होगा, टैक्सेबल इनकम कम होगा? मैंने अभी तक पढ़ाया ये? नहीं सर नहीं पढ़ाया। लेकिन तुमने अपने आप इसे प्रिज्यूम्ड कर लिया कि नहीं मन के अंदर। जैसे तुमसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, तुम जॉब करते हो, 30,000 रुपए पर मंथ कमाते हो, तो पूरे साल में तुम 3,60,000 कमाओगे, है ना? लेकिन 360 पे टैक्स नहीं दोगे, कितने पर टैक्स दोगे ये हम सीखेंगे। लेकिन तुम्हारे मन में पहले से आ गया कि हम समझ गए सर 360 पे टैक्स नहीं देंगे, कुछ कम पे टैक्स देंगे, 3 पे टैक्स देंगे, या 2.5 पे टैक्स देंगे, या 2 पे, मतलब कम पे टैक्स देंगे। ये तुमने अपने आप समझा है, मैंने नहीं कहा। हाँ सर समझ गए,
लेकिन ये समझ पूरी तरह ठीक नहीं है। मतलब सर, मतलब ये कॉम्बिनेशन 90% केसेस में तो होता है, लेकिन कभी कभी रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम एक ही बात हो जाती है। कभी कभी रेयर 6% केस। सर 10% होगा ना, तो 90 और 10 होगा, 6 थोड़ी होगा। मतलब सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? रियल इनकम से ज्यादा होगा टैक्सेबल इनकम? एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हो? ये 4% केसेस है। कॉपी करो, कॉपी तो करो, फिर समझाता हूं। कॉपी करो। देखो, तुमने जो कमाया, चलो मान लेते हैं एक उदाहरण, 5 लाख रुपए कमाए। 90% केस तो यह है भाई साहब, ये रफली आइडिया देता हूं, 90% केस तो यह है भाई साहब कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो 5 लाख से कम आएगी। आपको भी अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी कि कमा तो 5 लाख रहे हैं, लेकिन जब टैक्स देने जाएंगे तो इनकम कम रहेगी। अच्छा है, टैक्सेबल इनकम लेस देन रियल इनकम, आप भी खुश हो जाएंगे। ठीक, 90% केस ऐसा ही है। कभी कभी ऐसा भी केस आता है, आपने कमाया 3 लाख रुपए और आपकी टैक्सेबल इनकम भी 3 लाख है। स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी घड़ी ये वाली होती है, जहां टीचर की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, जो रियल है वही टैक्सेबल है। बताओ तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन में रियल इनकम गिवन होगा, नहीं होगा? और तुम्हें टैक्सेबल इनकम निकालने को बोलेंगे, और जब दोनों एक ही है तो टीचर की जरूरत क्या है? तो स्टूडेंट ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं। ये लास्ट वाला इक्वेशन जरा देखो बेटा, जहां रियल इनकम से ज्यादा है टैक्सेबल इनकम, मतलब यह हुआ बेटा, आप जॉब कर रहे थे ना, 3,60,000 रियल इनकम थी ना, टैक्सेबल तुम्हें जानना है, 6 क्लास लग जाएंगे। नहीं, मेरे लिए थोड़ा ना लगेगा 6 क्लास, मैं तो यूं बता दूंगा, मैं तो एक्सपर्ट हूं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मान लो आप मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, प्रैक्टिस में हूं, तो मैं तो यूं बता दूंगा भाई साहब, ये ऐसे नहीं। भाई साहब टैक्सेबल इनकम आ गया 5 लाख। क्या बात कर रहे हैं, दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? अच्छा है आप स्क्रीन पे सामने होते तो। रुक तो जा भाई, मुझे क्यों मार रहा है? तो सरकार के नियम है। जरा सुन, तेरी रियल इनकम कितनी है? सर रियल इनकम अभी तो आपने बताया हम जॉब करते हैं और जॉब से 30,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं। एक सैलरी वाला आदमी बेचारा 3,60,000 रुपए कमाता है। आप क्या अभी बकवास कर रहे थे? मैं ये कह रहा था बेटा कि टैक्सेबल इनकम जो है तुम्हारी, वो जरूरी नहीं है कि 3,60,000 से कम हो सकता है कई ऐसे केस हैं जहां 3,60,000 से कम, जितना रियल है टैक्सेबल इनकम उससे कम होगा। कभी कभी दोनों बराबर भी होंगे और कभी कभी टैक्सेबल ज्यादा भी हो जाएगा। हो सकता है तेरा टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो 5 लाख। सर लेकिन ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो गया। क्यों कंफ्यूजिंग हो गया? क्यों कंफ्यूजिंग हो गया? जरा सोच, 40 लेक्चर तो इसी पे लगाना है, 60 में से 40 लेक्चर तो इन्हीं चीजों पे लगेगा, तो क्यों कंफ्यूजिंग होगा? आराम आराम से सब पढ़ेंगे। लेकिन सर ये बताओ, पढ़ना तो और बात है, लेकिन एक आदमी, आम आदमी अगर ये सुनेगा बेचारा, वो तो आत्महत्या कर लेगा। कमा रहे 3,60,000 और टैक्स देते समय वो कहेंगे कि 5 लाख पे टैक्स दो। भाई 5 लाख पे हम क्यों टैक्स देंगे? सुनिए बेटा, जब ये इक्वेशन आएगा ना आपके कोर्स में, तो मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। लॉजिकली। सर ऐसे कैसे लॉजिक लगा लोगे आप? हम कमा 3,60 रहे हैं, हाँ, आपके हाथ में जो चेक है ना वो तो 3,60 का ही है पूरे साल का, और 5 लाख पे टैक्स देंगे। कैसे सर, लॉजिक कैसे बनेगा? भाई साहब एक बात बताओ, आप जॉब करते हो? हाँ बोलना है, हाँ हाँ जॉब करते हैं, ठीक है। ये तुम बन गए, भाई साहब बन गए, जॉब करते हैं, ठीक है। आए कैसे हो? यहां आए कैसे हैं? यहां पे मतलब अभी यहां पे आए कैसे? जॉब करते हो तो यहां कैसे आए? यहां हम आ गए जी ऐसे ही, नहीं मेट्रो से आए, बस से आए, ऑटो से आए जी? वो तो कार से आए। कमाल है, बड़ी कम सैलरी में कार भी खरीद लिया, मजा आ गया। लोन पे लिया होगा ना? ना लोन पे क्यों लेंगे, कंपनी वालों ने दिया है जी। जब तक जॉब करेंगे कार कंपनी वाले की तरफ से। ओहो, अच्छा चला लेते हो ठीक से? अरे हम क्यों चलाएंगे सर, ड्राइवर भी दे रखा है कंपनी वालों ने। वाह जी वाह। अच्छा रहते कहाँ? यहीं आसपास ना?
कंपनी ने फ्लैट दे रखा है भाई साहब, वहां रहते हैं, जब तक कंपनी में जॉब करेंगे फ्लैट, कार, ड्राइवर। मैंने कहा अच्छा शादी? नहीं शादी तो नहीं हुई, वो तो हमें खुद करना है। नहीं शादी नहीं हुई तो ये बताओ कि घर के काम वगैरह के लिए कोई है आपके? नहीं नहीं नौकर भी दे रखा है जी घर में। बताओ, नौकर तुम्हें दे रखे, कार तुम्हें दे रखे, मकान तुम्हें दे रखे, ड्राइवर तुम्हें दे रखे, और सैलरी जब पूछता हूं तो कहते हो 30,000 रुपए पर मंथ। पागल समझा? एम्प्लॉयर जो भी तुम्हें देगा टोटल विल बी कंसीडर्ड एज सैलरी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई। ये इनकम टैक्स के रूल हैं। सर तो फिर कार को आप 3,60,000 में जोड़ोगे कैसे? वही तो सीखेंगे 6 क्लास में, और सीखेंगे क्या? ओ तो ये 5 बन जाएगा? हां जी, ज्यादा भी बन सकता है। कहना मैं ये चाहता था बेटा, ये सब पढ़ाना नहीं चाहता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप जब सिलेबस में एंटर करो तो पहले से माइंड सेट करके एंटर मत करो। रियल इनकम ज्यादा भी हो सकता है टैक्सेबल इनकम से, कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। हमें तो क्यूरियोसिटी रखना है अपने अंदर कि क्या पॉसिबल है, देखते हैं क्या सीखने को आज मिलेगा, ऐसे। ठीक है, इन तीनों कॉम्बिनेशन को आपको लिखना चाहिए कि पॉसिबिलिटी तीनों है। ठीक है, ये परसेंटेज तो बेटा वैसे ही मैंने एक रफ आइडिया वैसे बताया कि 90% के 6%, ताकि आपको समझ आ सके। पहला नंबर रियल इनकम लिख लिया आपने, टैक्सेबल इनकम लिख लिया आपने, ये कॉम्बिनेशन लिख लिया। ठीक है, अब मुझे बताइए एक छोटी सी बात, सब कुछ मैं आपसे ही पूछूंगा। सर ये ऊपर जो आपने एग्जाम्पल दिया था इसको लिखना था कि नहीं? नहीं लिखना था, समझने के लिए बस। बताइए आप जो टैक्स दोगे, इनकम टैक्स, आप जो इनकम टैक्स दोगे, लिख सकते हो इसको, आप जो इनकम टैक्स दोगे वो डेली इनकम पे दोगे या मंथली इनकम पे दोगे या वीकली इनकम पे दोगे या ईयरली इनकम पे दोगे? सर क्या बात कर रहे हो, ईयरली इनकम पे देते हैं हम, तो यही पूछ रहा हूं। देखना ना, तुम जो कुछ जानते हो उसी को हम सिर्फ सिस्टमैटिक बना देंगे, मजा आ जाएगा। इनकम टैक्स इज पेबल ऑन ईयरली इनकम, तुमने ही तो कहा अभी। ठीक है, अब ये जो ईयरली शब्द है, इस ईयर का क्या मतलब है? कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? मैं समझता हूं तुम्हें पता है, लिख लो फिर, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, हमारे पास दो फाइनेंशियल ईयर, 15-16 और 16-17। मैं डेट क्लियर कर देता हूं। ये जो तारीख है ना बेटा, ये जो पहली तारीख है, ये 15-16, यहां पे इस पॉइंट पे जो आ रहा है, ये है 1 अप्रैल 2015। ठीक है, ये डेट है 31 मार्च 2016। ये डेट है फिर से 1 अप्रैल 2016, और ये डेट फिर से है 31 मार्च 2017। ये डेट क्लियर कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि आप कभी भी, एक बिल्कुल साधारण बच्चा बता सकता है इस जवाब को, इंटेलिजेंट सा क्वेश्चन है लेकिन कोई भी बता सकता है। सोचिए, सिर्फ अपने दिमाग को मौका दीजिए। आप कमाने के बाद टैक्स देंगे कि कमाने के पहले टैक्स देंगे? कमाने के पहले सर कैसे टैक्स देंगे? कमाएंगे ही नहीं तो टैक्स कैसे देंगे? मतलब कमाएंगे तभी तो टैक्स देंगे, मतलब पता चलेगा कितना कमाते हैं तभी तो टैक्स देंगे। करेक्ट, कमाने के बाद टैक्स देंगे। तो इसका यह मतलब हुआ भाई साहब कि आप जब भी टैक्स दोगे हमेशा पिछले साल की इनकम पे टैक्स दोगे, करंट ईयर की इनकम पे आप कभी टैक्स दे नहीं सकते। सोच के देखो, आज अगर तुम टैक्स देने जा रहे हो तो क्या आज जो ईयर मेरा चल रहा है, आज हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? 15-16। बताइए आज अगर मैं टैक्स दूंगा तो 15-16 का जो ईयर अभी चल ही रहा है, जो खत्म हुआ नहीं, क्या मैं इसी इनकम पे टैक्स दे सकता हूं? कैसे दूंगा? मुझे पता ही नहीं कितना कमाऊंगा। ऑलवेज टैक्स इज पेड ऑन लास्ट ईयर इनकम। सोचो, सीधी बात है। उस लास्ट शब्द को हम कहते हैं प्रीवियस, और प्रीवियस ही कहेंगे जी, लास्ट को तो प्रीवियस ही कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे ऑलवेज आप टैक्स पे करते हो करंट ईयर में, पहले ये बात ध्यान रखना।
हमेशा जब भी तुम टैक्स पे करोगे, लास्ट ईयर की इनकम, उधर लास्ट है, उधर देखना, उधर लास्ट और इधर आगे, ठीक, अभी करंट है, तो बताइए ऑलवेज वी विल हैव टू पे टैक्स ऑन इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग लास्ट ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे हमेशा हमें टैक्स देना पड़ता है। इज इट सो? राइट, ओके। तो मान लेते हैं कि आपने यहां पर पैसा कमाया, इनकम इज अर्न, इस ईयर की इनकम पे आप टैक्स यहां पे करोगे। इज इट सो? यही करोगे ना, यही करोगे टैक्स पे, यहां टैक्स पे करोगे। अच्छा, अब जरा देखो, इसे मैं बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा प्रीवियस ईयर। लिखना है इसको, हाँ आपको भी कॉपी करना है, और इसको बोलूंगा असेसमेंट ईयर, इसको बोलूंगा प्रीवियस ईयर और इसको बोलूंगा असेसमेंट ईयर। सर वो असेसमेंट मतलब बताऊंगा, अभी लिख तो लो एक बार। असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, मैं समझाता हूं, एक बार कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो, नोट कर लिया तो यहां देखो, इसका हिंदी, हिंदी होता है इसका निर्धारण वर्ष। सर अब हिंदी आप लिखवा रहे हो, जरूरी है, कुछ चीजें हिंदी में अलग मजा ही आता है, जरा समझना। निर्धारण अपने आप में, अपने आप में निर्धारण शब्द क्लियरिटी रखता है। निर्धारण का मतलब डिटर्मिनेशन, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, तय करना। क्या तय करना भाई साहब, कि टैक्सेबल इनकम पिछले साल कितनी कमाई, टैक्स कितना बना, यह तय करना। कहां तय किया जाता है? 16-17 में। 15-16 की आमदनी का टैक्सेबल इनकम कब निकालोगे? 16-17 में। टैक्स कब दोगे? 16-17 में। तो 16-17 इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट मतलब डिटर्मिनेशन ईयर, निर्धारण वर्ष, कैलकुलेशन ईयर, कंप्यूटेशन ईयर, इसीलिए इसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। बस आप तो ये समझो जी, अगर किसी को पढ़ाना हो, कोई मिल गया बच्चा आपके दोस्त में, आपने कहा बहुत क्लास ली भाई साहब और 2 मिनट में आपको भी समझा सकते हैं, मजा आ गया। क्या? प्रीवियस ईयर मींस जिस साल पैसा कमाएंगे, और असेसमेंट ईयर मींस जिस साल टैक्स देंगे। कितना सिंपल है। जिस साल पैसा कमाऊंगा उसे प्रीवियस बोलूंगा, जिस साल टैक्स दूंगा उसे असेसमेंट ईयर बोलूंगा। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, दोनों परिभाषा क्लियर है। प्रीवियस ईयर मींस वो फाइनेंशियल ईयर जब आप पैसा कमाओगे। असेसमेंट ईयर मींस वो फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर आप पिछले साल के कमाए गए इनकम को टैक्सेबल कैलकुलेट करोगे और उस पर टैक्स पे करोगे। डिटर्मिनेशन, निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। ठीक है, ओके, आप नोट करो, मैं लिखवाता हूं। याद है पीछे आपने 2 पॉइंट लिखे हैं, पहला रियल इनकम, दूसरा टैक्सेबल इनकम। 2 पॉइंट लिखे ना आपने। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिएगा बेटा, तीसरा पॉइंट प्रीवियस ईयर। आज हम अल्फाबेट सब कुछ क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे ताकि आप कभी भी क्लास लें तो इनकम टैक्स का स्वाद सा आ जाए। स्वाद, हाँ जी, जैसे नमक बोला तो नमकीन सा स्वाद आया, नींबू बोला तो खट्टा सा स्वाद आया, वैसे इनकम टैक्स का भी कोई स्वाद है? बिल्कुल निरस है ना जी ना, बहुत स्वाद है। आप आज करके देखना, आज पढ़ के देखो पूरी क्लास, उसके बाद आप इनकम टैक्स कभी भी पढ़ोगे, मजा आएगा। हाँ बस याद रखना इन चीजों को जो पढ़ाया, ये भूल जाओगे तो कैसे होगा। चलो, प्रीवियस ईयर। द फाइनेंशियल ईयर in which income is earned। जिस साल पैसा कमाया, प्रीवियस ईयर, ठीक है ना भाई। नोट कीजिए बेटा, चौथा नंबर,
असेसमेंट ईयर, अच्छे से आराम से लिखना। द फाइनेंशियल ईयर इन विच tax is payable on taxable income earned during previous year. Assessment year means the financial year in which tax is payable on taxable income earned during previous year. पिछले साल जो कमाया उसको टैक्सेबल पहले निकालेंगे और उस टैक्सेबल इनकम पे हमें टैक्स पे करना है करंट ईयर में। क्या सर इसे हम करंट ईयर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। जरा बताना, यदि इनकम 2009-10 में कमाया तो बताइए प्रीवियस ईयर किसे बोलेंगे? प्रीवियस ईयर बताना जरा। प्रीवियस ईयर 2009-10 और इसका असेसमेंट ईयर क्या बोलेंगे बेटा? AY 2010-11। हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर होगा बेटा 2015-16, प्रीवियस ईयर होगा बेटा 2015-16 और असेसमेंट ईयर होगा बेटा 2016-17। नोट करना प्लीज। अच्छा, आपने नंबर डाल दिया भाई साहब 4, अब 5वां नंबर डालना। एक शब्द है बेटा पर्सन। पर्सन, हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे शब्द आपने यूज किए, बट पर्सन शब्द का मतलब क्या है? हमारे एक्ट में डिफाइन है, तो जरा डिफाइन करें। पर्सन मतलब, पर्सन का मतलब होता है हु कैन अर्न, हु कैन अर्न। बस सर इतना ही? हाँ इतना ही। अच्छा ये बताओ, आज की डेट में, आज की बात कर रहा हूं मैं, आज जब आप क्लास ले रहे हो, आज की डेट में आप पर्सन हो कि नहीं? सर हम तो पर्सन आज की डेट में नहीं है। मैं पर्सन हूं कि नहीं? हाँ सर आप तो पर्सन हो। तुम भी पर्सन हो। नहीं सर हम तो स्टूडेंट हैं। अरे तो क्या हुआ? कमा सकना। कैन पर जरा वजन डालो भाई, 2-4 किलो। हु कैन अर्न, जो कमा सकता है, चाहे कमाता हो या ना कमाता हो। कमा तो सकते हो, और यहां पर अमाउंट तो लिखा नहीं कि 2 रुपए जो कमा सकता है कि 2 करोड़ जो कमा सकता है। जो कमा सकता है वो पर्सन है। तो सर ऐसे तो सभी पर्सन है। करेक्ट, यही तो है आंसर। हर कोई पर्सन है, लेकिन क्या सिर्फ इंसान पर्सन है? ये क्वेश्चन है। इंसान तो पर्सन है ही, हर कोई पर्सन है, लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या सिर्फ इंसान पर्सन है? नहीं सर, कंपनी भी पर्सन है। अब आगे बढ़ो ना, सही रास्ते पे चल पड़े। पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लो तुमने खुद ही बता दिया पर्सन मींस। पर्सन कौन कौन हो सकते हैं? कौन कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म। फर्म में ही एक कैटेगरी बनता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, इसको हम कहते हैं LLP। हमारे इनकम टैक्स में एक ही माना जाता है दोनों, LLP और फर्म। बस 2 जगह फर्क है इसके बीच में, वो हम जब सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। बाकी सब जगह फर्म और LLP एक ही बात मानी जाती है। LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, और फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद AOP, BOI। सर ये AOP BOI क्या है? देखो जी, पूरा नाम तो मैं बता दूंगा, स्वाद नहीं आएगा।
पूरा नाम है जी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पूरा नाम है जी बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन इसमें स्वाद कहाँ है भाई? इंडिविजुअल बोला मैंने तो स्वाद आया ना, समझे कि भाई इंसान कौन होते हैं तुम समझ सकते हो। कंपनी बोला, हाँ जी कंपनी समझते हैं। एचयूएफ बोला, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थोड़ा बहुत समझते हैं, ज्यादा नहीं समझते, डिटेल में समझाऊंगा एचयूएफ के बारे में। पार्टनरशिप फर्म, हाँ जी हमें 11वीं 12वीं कक्षा से साझेदारी हम पढ़ते आ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म तो कुछ समझ आता है। एओपी बीवाई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन सर समझ नहीं आ रहा। भाई साहब ज्वाइंट वेंचर जानते हो? हाँ ज्वाइंट वेंचर तो जानते हैं, उसे ही कहते हैं भाई 2 कंपनी 3 कंपनी 4 आदमी 5 आदमी मिलकर अगर टेम्पररी थोड़े समय के लिए कोई प्रोजेक्ट हैंडल करना चाहता है, उसे कमाना चाहता है, 2 साल 4 साल के लिए कमाना चाहता है, और वो फर्म बनाने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, कंपनी बनाने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, तो ऐसे 5-6 लोग जब मिलकर काम करते हैं तो इनको हम कहें क्या? कुछ समय के लिए जब ये टैक्स देंगे इनको क्या कहें? एओपी बीओआई। ज्वाइंट वेंचर समझ लो जी, ज्वाइंट वेंचर बराबर एओपी बीओआई, ठीक है जी। इसके बाद अदर्स। सर अदर्स में और भी बहुत लोग आएंगे, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में तो सिर्फ हम इतना ही समझे, आज तो फंडामेंटल अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, अभी इतना ही समझे। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, एलएलपी, एओपी बीओआई और अदर्स, ठीक है बेटा, ओके। फॉर्म मतलब पर्सन, मतलब याद रखना, गड़बड़ नहीं करना। पर्सन मतलब कौन? जो कमा सकता है। तुम भी पर्सन हो, मैं भी पर्सन हूं। मेरे और तुम में फर्क क्या पता है? मैं टैक्स पेयर हूं, तुम टैक्स पेयर नहीं हो क्योंकि तुम पैसा ही नहीं कमाते। मैं कौन हूं? मैं पर्सन तो हूं ही, साथ में हूं एसएससी। सर ये क्या मुसीबत है? ये क्या है एसएससी? अरे पहली बार जिंदगी में कोई शब्द आया, स्वाद तो लो एक बार, चखो तो। एसएससी, मेरे साथ तो बोलो, हाँ जी एसएससी। सर एसएससी मतलब समझे नहीं समझे तो रिप्लेस द वर्ड, रिप्लेस द वर्ड टैक्स पेयर। अब तो समझ गए। अभी आज की क्लास के लिए तो ये इतना ही रखेंगे, बट एसएससी की डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे अपने डेफिनेशन के चैप्टर में। एसएससी मींस कौन होते हैं, लेकिन अभी के लिए जो फंडामेंटल हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उसके लिए एसएससी को रिप्लेस कर दो टैक्स पेयर। बताओ एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या कहेगा कि मिस्टर राम जो इनकम कमाते हैं, आप उसका टैक्स निकालिए, इनकम पे कितना टैक्स देगा राम? तो बताइए राम को आप क्या कहेंगे? एसएससी। बताइए आपके पिताजी कौन है? एसएससी भी है और पर्सन भी है। पर्सन तो सभी है ना, पर्सन और एसएससी। आप कौन हो? आप पर्सन हो और एसएससी बनना चाहते हो। क्लियर है? एसएससी मतलब जी टैक्स पेयर। ठीक है बेटा, 6 पॉइंट्स आपने लिख लिए, कमाल कर दिया। अब जरा इधर देखिए, 7वां पॉइंट लिखिए। जो टैक्सेबल इनकम की बात की थी ना हमने, सर टैक्सेबल इनकम आप लिखा चुके हो दूसरे पॉइंट में, हाँ उसे ही दोबारा से लिखो। टैक्सेबल इनकम जो आपने लिखा है ना उसे ही दोबारा से लिखो। सर क्यों? बताऊंगा। आप लिखो टैक्सेबल इनकम दोबारा से। टैक्सेबल इनकम, देखो बेटा ये तो पक्की बात है कि हम रियल इनकम पे टैक्स नहीं देते, यानी जो हम कमाते हैं उस पे टैक्स नहीं देते। हम टैक्स किस पे देते हैं? टैक्सेबल इनकम पे। लेकिन आपकी जो कमाई गई रकम है, गवर्नमेंट उसे 5 घर देती है। ऐसा समझिए ये है मोहल्ला इनकम टैक्स का, ये इनकम टैक्स का मोहल्ला है। अच्छा ये कॉपी मत कीजिएगा, जरा मैं समझा दूं पहले। ये इनकम टैक्स का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में तो घर होता ही है, 5 घर हैं। यानी आपकी इनकम को हमने 5 घर दे रखा है, किसी ना किसी घर में उसे रख देंगे। जैसे आप जॉब से कमाओगे तो उसे हम रख देंगे सैलरी, मकान का किराया आएगा उसे हम रख देंगे हाउस प्रॉपर्टी। लिखना नहीं, अभी लिखवाऊंगा, रुक जाओ। बिजनेस से कमाओगे, प्रोफेशन से कमाओगे तो उसे हम कहेंगे पीजीबीपी। थोड़ा नाम अजीब है, जगह कम होने की वजह से, नहीं तो मैंने पूरा डिटेल में लिखना था। प्रॉफिट एंड गेन, पीजी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसके बाद एक घर है कैपिटल गेन। सर ये क्या है? ये भी अजीब है, 2 मिनट के लिए होगा कुछ, छोड़ो। और एक घर है कूड़ादान है। क्या बोला सर आपने? कूड़ादान। भाई जो कहीं नहीं जाएगा वो अंतिम घर में तो डाल ही देना है। नाम क्या उसका? अदर सोर्सेस, मतलब कूड़ादान।
मेरे समझाने का मतलब हुआ कि जो इनकम कहीं ना आ रही हो उसमें टेंशन नहीं लेना, अदर सोर्सेज में डालना है। टेंशन क्या है इसमें? तो बताओ इनकम हमारे कितने प्रकार के हो गए? चलो बोलो, टैक्सेबल इनकम कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। अब इस पांचों प्रकार को हम थोड़ा प्यार से तहजीब से लिखेंगे। हाँ जी, आओ लिखते हैं। टैक्सेबल इनकम, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर तो है ना, जॉब से जो इनकम आ रही है। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसे हम कहते हैं पीजीबीपी। समझ गए सर? प्रोफेशन, प्रोफेशन, सीए प्रोफेशन। जब हम सीए बन जाएंगे तो जो पैसा कमाएंगे वो पैसा कहलाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। गलत बोल रहे हैं साहब। सीए बनने के बाद मैं जो कमा रहा हूं अभी, इसे बोलेंगे बिजनेस प्रोफेशन। और तो सर वही तो हम भी बोल रहे हैं। नहीं, और तुम जो कमाओगे वो निर्भर करेगा तुम पे। क्या तुमने सीए बनने के बाद कोई इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, कोई जॉब कर लिया? अगर जॉब कर लिया तो भले ही तुम प्रोफेशनल हो, यू आर कॉल्ड प्रोफेशनल, बट इनकम मस्ट कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। और अगर तुमने सीए बनने के बाद कंसल्टेंसी शुरू कर दी, प्रैक्टिस शुरू कर दिया, तो कहलाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है? कोई भी डॉक्टर ले लो, डॉक्टरी पूरा हो गए, डॉक्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद कोई डॉक्टर बन गया, बनने के बाद उसकी इनकम सैलरी में जाएगी या बिजनेस प्रोफेशन में, यह उस पर निर्भर करता है। अगर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर ले तो भले ही वो प्रोफेशनल है, वो कहलाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, और अगर अपना क्लिनिक खोल ले वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ऐसे बाइफरकेशन है। अच्छा, इसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर यही पूछना था, ये क्या है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन? अजीब सी चीज है, बताऊंगा। पहले कूड़ेदान को लिख लूं। कूड़ेदान, वही क्या नाम है? इनकम फ्रॉम, बोलो भाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, है ना? अदर सोर्सेस। देखो एक बड़ी अच्छी चीज समझाता हूं। ये ना हमारे सिलेबस में लिखा होता है और ना ये सब कहीं लिखा नहीं होता, ये रिसर्च का पार्ट है। जब हम लोग टैक्स पे रिसर्च करते हैं तो उसका पार्ट है, जरा ध्यान से देखना। ये जो मैंने सर्कल किया, इस सर्कल में मैंने कैपिटल गेन छोड़ दिया, दिख रहा है तुम्हें? कैपिटल गेन छोड़ दिया। ये जो मैंने सर्कल किया, ये सब के सब रेवेन्यू नेचर के हैं। रेवेन्यू समझते हो ना? रैकरिंग नेचर। ये सब के सब रैकरिंग नेचर के हैं, रैकरिंग नेचर, रेवेन्यू नेचर के हैं। ठीक है? और ये महाशय जो हैं इस मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में 5 घर है ना, तो ये जो महाशय हैं इस मोहल्ले में ये कैपिटल नेचर के हैं। ठीक है सर, समझ गए, लेकिन कुछ खास बात तो नहीं पता चला। खास तो अभी पता चलेगा, जरा देखो भाई साहब। गारंटी कि आप गलत बोल के दिखाओ। मैं इनकम बोलूंगा, आपको हेड पकड़ना है। कौन से हेड में जाएगा? इनकम मैं बोलूंगा, हेड आपको पकड़ना है। मानकर चलना है, आपने प्रॉमिस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम मानकर चलेंगे कि हम फेस टू फेस ही क्लास ले रहे हैं और क्लास को इंटरेक्टिव बनाएंगे। आप भी बोलेंगे साथ साथ, चाहे फिर रिजल्ट कुछ भी हो, आसपास वाले पागल बोले या कुछ भी बोले, बोलना आपको भी है। बोले, तैयार हो? मैं इनकम बोलूंगा और तुम्हें हेड बताना है। सैलरी माना जाएगा, ये बोलना, ऐसे बोलना कि सर सैलरी माना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, पीजीबीपी, कैप गेन, अदर सोर्सेज, इसको बोलना। ठीक है? लेकिन बोलने की शर्त है, जब मैं इनकम आपको बोलूं तो पहले आप इनकम को रेवेन्यू नेचर की कैपिटल नेचर में सेग्रीगेट करना, उसके बाद बोलना।
अगर तुमने रेवेन्यू नेचर पकड़ लिया तो 4 घर हैं तुम्हारे पास, 4 5 नहीं 4, ठीक से देखो। अगर रेवेन्यू नेचर पकड़ लिया तो 4 घर हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस, ये 4 घर हैं। और अगर कैपिटल नेचर पकड़ लिया तो भाई साहब एक ही घर है। ऐसे है हमारे पास, ये उल्टा नेचर है बिल्कुल, ऐसे हमारे मोहल्ले, ये सैलरी, ये हाउस प्रॉपर्टी, ये पीजीबीपी, ये कैपिटल गेन, उल्टा नेचर है कैपिटल नेचर का, और ये अदर सोर्सेस। ठीक है बेटा, चलो पकड़ के देखें। मेरे पास मकान है, मकान से मुझे किराया आता है। 1 मिनट, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी तो सभी करते हैं, धीरे धीरे। मेरे पास मकान है, मकान से किराया आता है, किराया रेवेन्यू नेचर है, रेकरिंग नेचर है, पकड़ लिया ना। अब रेकरिंग नेचर के ऐसे कर लो, देखो मैं इनकम बोलूंगा, आप नेचर पकड़ना। अगर ये रेवेन्यू है तो फिर सैलरी माना जाएगा, या हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, या पीजीबीपी माना जाएगा, या अदर सोर्सेज माना जाएगा। अगर ये कैपिटल नेचर है तो फिर एक ही घर है, कैपिटल गेन। बताओ, मेरे पास मकान है, मकान का किराया आता है, नेचर 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 पकड़ो, नेचर नेचर। सर नेचर रेवेन्यू नेचर है, बताओ इसमें 4 में से कहां जाएगा? सर 4 में से सर हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। परफेक्ट। मेरे पास जो मकान था ना, अभी बताया ना, मकान जिससे किराया आ रहा था, वो मकान मैंने बेच दिया। ओ सर ये क्या किया आपने? हाँ बेच दिया मकान। मकान बेचकर जो प्रॉफिट आया, बताओ वो कौन सा नेचर है, रेवेन्यू या कैपिटल? सर मकान बेचकर तो आप डेली तो बेचते नहीं हो, कैपिटल नेचर हुआ जी, तो कैपिटल गेन। ओ सर समझ गए, 1 मिनट, समझने में जल्दबाजी मत करना। हाँ अभी कुछ नहीं समझे, मैंने मकान बेचा ना, तुम कहां बता रहे हो? कैपिटल गेन में बता रहे हो। अभी जो मैंने मकान बेचा तुमने कहां बताया? कैपिटल गेन। मेरा एक दोस्त है, उसने भी अभी मकान बेचा, लेकिन 1 मिनट, उसने तो परसों भी बेचा था, 1 महीने पहले भी बेचा था। अरे वो तो बिल्डर है, बना बना के बेचता रहता है। जरा सोचो, बिल्डर अगर मकान बेचे तो बिल्डर जब मकान बेचेगा तो बेचने का नेचर क्या, कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा? सर रेवेन्यू होगा। तो रेवेन्यू में घर ढूंढो। सर घर, हाँ हाउस प्रॉपर्टी अच्छा लगता है या पीजीबीपी? सर पीजीबीपी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो व्यापार है ना, बिल्डर का बिजनेस है ना। करेक्ट। अब तुम बताओ, एक ज्वेलर ज्वेलरी बेचेगा तो नेचर कौन सा है? सर ज्वेलर ज्वेलरी बेचेगा तो रेवेन्यू नेचर है। कहां जाएगा? सर बिजनेस में, बिजनेस प्रोफेशन। लेकिन तुम्हारे पिताजी ज्वेलर नहीं है, उनको पैसे की जरूरत है और उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेची। ज्वेलरी बहुत पड़ी हुई थी, पुरानी ज्वेलरी, उसे बेच दिया। तब कौन सा नेचर? सर कैपिटल नेचर। कहां जाएगा? कैपिटल गेन। फील कर रहे हो, समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, डिबेंचर समझते हो? डिबेंचर? हाँ सर डिबेंचर समझेंगे नहीं क्या? कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, डिबेंचर समझते हैं। बताओ डिबेंचर से क्या आता है? सर डिबेंचर से ब्याज अर्न करते हैं। 1 मिनट सर, ब्याज तो पे करती है ना कंपनी, अर्न कहां कर रहे हैं? ओ भाई हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे हैं। हमने कंपनी के डिबेंचर खरीदे। अच्छा सर, हम समझ रहे थे कि आप कंपनी की, वो बचपन से अकाउंट्स में तुम डिबेंचर के ब्याज पे करते हो, P&L में डेबिट करते हो, इसलिए वो दिमाग चल रहा है तुम्हारा। हम दूसरी तरफ से सोच रहे हैं, हम लोगों ने पैसे लगाए डिबेंचर में, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, रिलायंस कंपनी के 20 लाख के डिबेंचर खरीद लिए, 10% का ब्याज है, 2 लाख रुपए। बताओ रिलायंस कंपनी हमें हर साल ब्याज देगी, हर साल ब्याज देगी, हर साल ब्याज देगी, जब तक ये डिबेंचर मेरे पास होगा, हर साल ब्याज देगी। तुम्हें बता दो कौन सा नेचर? हर साल ब्याज। सर रेवेन्यू नेचर। करेक्ट। अब तुम्हें बता दो, रेवेन्यू नेचर है ब्याज। सैलरी माने? नहीं सर। हाउस प्रॉपर्टी? नहीं सर। बिजनेस है मेरा, व्यापार है? नहीं सर। ओ अदर सोर्सेस, तभी सर कूड़ादान आप उसे कह रहे थे। बिल्कुल, अपने आप अदर सोर्सेज का पिटारा खुलेगा, तुम टेंशन मत लेना कि अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम जाएगी, पता नहीं कौन सी जाएगी। अरे जब जानी होगी खुद ही खुल जाएगा अदर सोर्सेज, टेंशन मत ले। ब्याज रेवेन्यू नेचर है। अब रेवेन्यू के 5 घर हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज। जब यहां नहीं आ रहा तो भाई अदर सोर्सेज में आया ना, टेंशन क्या है? क्लियर है? अच्छा बताओ, ये डिबेंचर अगर मैं बेच दूं तब? सर डिबेंचर बेच दोगे तो कैपिटल नेचर हो जाएगा। करेक्ट। तब तो बताओ सर, फिर कैपिटल गेन। अच्छा बताओ, जो शेयर
ट्रेडर होते हैं ना, जो ट्रेडिंग करते हैं शेयर में, खरीद बेच, शेयर की खरीद बेच, डिबेंचर की खरीद बेच, जिनका काम या ब्रोकर्स वगैरह, करेक्ट। अगर उन्होंने डिबेंचर बेचा, उन्होंने शेयर बेचा, फिर सर फिर तो रेवेन्यू नेचर होगा और पीजीबीपी होगा। बिल्कुल ठीक समझ रहे हो बच्चों, परफेक्ट, क्लियर है। चलें आगे, गेट इट, ओके। अब इसको यहां पर इसको नोट कर लो। 7वां नंबर, 7वें नंबर में हमने सीखा आमदनी कितने प्रकार की होती है। आमदनी कितने प्रकार की होती है, कर लिया नोट, ठीक है। ये हम सीख रहे थे कि इनकम को कैसे बांटेंगे, कहां कहां जाएगा। अब सीखो, कौन सा नंबर डाले भाई, कहां चला गया, 7वां, 8वां नंबर। सर वैसे क्लास कितनी देर तक होगी? बस बेटा ये लास्ट ही हो रहा है। हमें आज आपको जो जो सिखाया है उसे अच्छे से सीखना। पर्सन किसे कहते हैं, एसएससी किसे कहते हैं, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देते हैं, रियल इनकम पे नहीं देते, रियल इनकम क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, सेल टैक्स क्या है, सेल टैक्स, सेल राज्य के अंदर हुआ तो वैट लग जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य हुआ सीएसटी लग जाता है, मैन्युफैक्चरर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते ही एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी लग जाती है, सर्विस दे रहे हैं हम, सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस टैक्स लग जाता है, वेल्थ टैक्स होता था अब नहीं है, इनकम पे इनकम टैक्स। ये हमें रिवाइज करना है इस तरीके से, है ना, ताकि जब हम क्लास शुरू करें, अपना लेक्चर शुरू करें, तो आपको एक बेसिक पहले से पता होगा, फिर हम उसको आगे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, देखो बेटा मेरे साथ साथ लिखना, टैक्सेबल इनकम सैलरी से जो भी है उसे यहां लिख देंगे, या फिर ऐसे लिख दो बेटा, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बेटा इन सबको जब हम जोड़ेंगे ना, वैसे तो सोचने वाली बात है कि अगर हम इन्हें जोड़ें तो हमें इस पे टैक्स दे देना चाहिए, लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे तो गवर्नमेंट की ऐसी कुछ स्कीम है कि आपको यहां टैक्स अभी पे नहीं करना। बेटा गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जिसके वजह से आपको अभी टैक्स पे नहीं करना, इसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस यानी जो रियल इनकम है वो तो किताब में ही छूट गई बेटा, जो तुमने कमाया है सच में वो तो किताब में ही रह गया। उस रियल इनकम से टैक्सेबल कैलकुलेट किया आपने, ये लिखा तुमने टैक्सेबल इनकम, इसे भी जोड़कर अभी टैक्स नहीं देना। अभी सरकार यहां से आपको देती है कुछ छूट, छूट जिसको हम कहेंगे कटौती, लेस किया जाता है बेटा, यहां से आपकी इनकम को कम कर रहे हैं ताकि टैक्स आपका और बच जाए। तो इस कम करने के प्रक्रिया को कहते हैं कम करना, यानी डिडक्शन। डिडक्शन किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी बातें सेक्शन से सीखा जाएगा। यू ऑब्लिक एस मतलब हुआ अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 80C से 80U, 80C से 80U तक हम ये सीखेंगे कि किसे सरकार ये डिडक्शंस देती है, जैसे मुझे देगी कि नहीं, आपको देगी कि नहीं, आपके पिताजी को ये डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, क्या करना पड़ेगा इस डिडक्शन को प्राप्त करने के लिए, कुछ ना कुछ तो सरकार करवाएगी, फ्री में डिडक्शन नहीं देगी, कितना डिडक्शन देगी, है ना। तो ये डिडक्शन चैप्टर में हम सीखेंगे। बेटा ये सब आप ना प्रैक्टिकल लाइफ में अखबारों में पढ़ते रहते हो, नहीं पता? अरे पता है तुझे, तुझे सब पता है, बस तू अभी थोड़ी देर तक लापता है, अभी ठीक कर देता हूं तुझे, ये सब पता है तुझे। देख याद कर, टैक्स सेविंग स्कीम अखबारों में है, टीवी पे, रेडियो में, हर जगह तो ऐसे
आते रहता है ऐड, टैक्स सेविंग स्कीम, ये वाला लाइफ इंश्योरेंस कराइए टैक्स बचाइए, मेडिकल इंश्योरेंस कराइए टैक्स बचाइए, ये बॉन्ड खरीदिए टैक्स बचाइए, सरकार की एनएससी परचेस कीजिए टैक्स बचाइए, ये वही तो है। ओ वो जो खरीद खरीद के हम टैक्स बचाते हैं, हाँ जी ये टैक्स सेविंग स्कीम है। बेटा जिस दिन तुम्हें ये टॉपिक पढ़ा दिया ना, इस टॉपिक में लग जाएगा बेटा 4 लेक्चर। 4 लेक्चर में ये टॉपिक खत्म करेंगे हम, डिडक्शन। जिस दिन ये डिडक्शन तुमने पूरा कर लिया, आपके समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगा तुम्हारा इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ने से, क्योंकि इस चैप्टर से यू आर एबल टू सेव टैक्स, यू आर एबल टू गिव एनी एडवाइस टू अदर हाउ टू सेव टैक्स। मजा आ जाएगा। टैक्स कैसे बचाओ ये तुम्हारे हाथ में होगा, कैसे टैक्स बचा सकते हैं सारी स्कीम वो यहां पढ़ना है हमारे कोर्स में। इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा आपकी इनकम मैंने टोटल कर दी, उसे हमने कहा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से दे दिया डिडक्शन। ठीक है जी। डिडक्शन के बाद जो बच जाता है बेटा, इसे कहते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। बेटा ये वो इनकम है, ये वो इनकम है जिस पे टैक्स कैलकुलेट होता है। सर टैक्स कैसे निकाला जाता है बताया तो, पहली क्लास जब हम लेंगे ना, इसके बाद 1 घंटे में आपको बता पाऊंगा मैं हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, यानी टैक्स कैसे निकाला जाता है यह आपको बताया जाएगा फर्स्ट क्लास में जब भी आप ज्वाइन करोगे। अभी तो हम इसको एक तरह से आपको बता रहे हैं, डेमो लेक्चर के रूप में बता रहे हैं कि क्लासेस मैं कैसा लेता हूं। मेरा नाम रंजीत कुंवर है ना, आईपीसीसी टैक्स की क्लास लेता हूं आपके पास, वीजी लर्निंग डेस्टिनेशन के माध्यम से आप तक ये क्लासेस पहुंचाई जाएंगी। तो आप समझो पहले कि टैक्स क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस कितने स्कोर का है, सिलेबस को कैसे बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के पोर्शन क्या है, जीएसटी आ जाएगा हमारे देश में तो क्या होगा, कुछ नहीं, आपके सिलेबस में ऐसे चिपक जाएगा, मर्ज हो जाएगा। कैसे देखो बेटा, यहां एक मिनट क्लियर कर ले इसको। टोटल टैक्सेबल इनकम निकल गया, यानी पहले आपकी 5 हेड्स की इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम डिडक्शन देंगे, फिर जो अमाउंट आएगा इस पर हम टैक्स निकालना आपको सिखाएंगे। आपके सिलेबस में ये था ना बेटा, शुरू में जो आपने नोट किया था सिलेबस में, ये वाला हिस्सा नोट किया था ना बेटा। इसमें जैसे मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर जीएसटी आ जाता है और आपके सिलेबस में मर्ज हो जाता है तो क्या क्या इंपैक्ट लाएंगे। जैसे गुड्स है, गुड्स पे आज आप एक्साइज ड्यूटी देते हो अगर मैन्युफैक्चरर हो तो, कस्टम देते हो अगर आपने इंपोर्ट किया तो, और सेल्स टैक्स देते हो। ठीक है ना, सेल टैक्स वही 2 हिस्सा बांट लो, चलो 2 हिस्सा बांट लेते। एक वैट जिसको हम कहते हैं लोकल सेल टैक्स, सर हम भी ये लिखें, हाँ लिख लो, जीएसटी थोड़ा समझा दूं ना आपको, और एक सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, और अगर सर्विस आप प्रोवाइड करते हो देन सर्विस टैक्स। ठीक है बेटा, देखो ठीक से देखना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये मर्ज होने वाला है और ये बनने वाला है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। नोट करो, जब बोला है तो थोड़ा सा और अच्छी चीज थोड़ी बताऊं। अब बताओ तुम, जीएसटी में सेंट्रल भी लॉ आ गया और स्टेट लॉ दोनों आया कि नहीं, मतलब सेंट्रल जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी वो आ गया, ये वाली चीज सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मैं इससे अगर हाईलाइट करूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बस ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और स्टेट गवर्नमेंट को हाईलाइट करूं तो थोड़ा सा यहां स्टेट गवर्नमेंट है, वही लीकर शराब पे, और ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। तो जब आप जीएसटी लेकर आओगे तो स्टेट और सेंट्रल मर्ज रहेगा,
पैसे को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने जीएसटी 3 हिस्से में बांट दिया है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जीएसटी, एक स्टेट गवर्नमेंट वाला जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। सर ये क्या चीज है? ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है बेटा, ये सेंट्रल सेल टैक्स को कंटिन्यू रख रहे हैं कुछ दिनों तक, उसे कहेंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी। कुछ दिनों के बाद हट जाएगा तो बनेगा सिर्फ सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ये हमारे जीएसटी का अभी तक का प्रपोज पिक्चर है। जब क्लियर होगा, फाइनल होगा, आपके सिलेबस में मर्ज होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ओके, तो ये था पूरा का पूरा एक बेसिक और फंडामेंटल इनकम टैक्स और आईडीटी का पूरा लेक्चर। ये आप जब भी आप मान लो कि आपने ये लेक्चर ले लिया और आपको पसंद आया, फिर आपने ज्वाइन कर लिया। अब एक बात और सुन लेना, मेरा ये मैसेज है, मेरा ये काम है जो तुम्हें करना है, वो ये कि जब भी तुम किसी फ्रेंड को रेकमेंड करो कि भाई अगर आप क्लास लें, तो उनसे ये जरूर कहना कि कोई भी मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले ये सीडी जरूर देखें। बस ये एक मेरी मदद कर देना। दिक्कत ये आती है कि बच्चे जब रेफर करते हैं बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं वो बहुत बढ़िया जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं, और बच्चा बिल्कुल आंख बंद करके मेरी किसी भी क्लास में एंटर हो जाता है कि भाई साहब आ गए हम, पढ़ाओ। दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है। आप किसी भी क्लास से ज्वाइन कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये लेक्चर आप जरूर पढ़ो। जब ये लेक्चर आप पढ़ लोगे ना, फिर आप किसी भी लेक्चर से मेरी क्लास को ज्वाइन करोगे, सारी बात समझ आएगी। ठीक है बेटा, तो आपके सीपीटी के रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक। जब आप ये वीडियो देखोगे हो सकता है आप क्लियर उस समय तक हो चुके हो, आईपीसी ज्वाइन करने के लिए देखोगे। ठीक है, तो लव यू ऑल। कोशिश किया है मैंने कि आपको सब कुछ बेस्ट और बढ़िया से समझाया जाए। जब हम रेगुलर क्लास शुरू करेंगे तो उसको और अच्छे से कंटिन्यू, इन चीजों को भी दोबारा से रिवाइज करेंगे और इसके आगे भी बढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।